Hey everyone, this is Shani Dinani welcoming you all to Magnate Brains, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ कई ऐसे डिफरेंट कोर्सेज हैं जो कि अपार्ट फ्रॉम आपका जो सिलेबस होता है किंडरगार्टन से क्लास 12 तक का फॉर इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वो दोनों तो अवेलेबल ही है, बट उसके अलावा भी कई चीज़ें होती है ना जो आप पढ़ना चाहोगे या फिर आप प्रिपेयर कर रहे होगे किसी एग्जाम के लिए या फिर आपको इसलिए पढ़ना है बिकॉज आप अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हो, कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो, तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है बिकॉज इन सबसे रिलेटेड कोई ना कोई कोर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे ज़रूर मिल जाता है। ऑल्सो जब मैं ऐसे बोलती हूँ कि ये कोर्स है तो ऐसा लगता है कि भाई हमें कोई पेमेंट करनी पड़ेगी, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कुछ भी मैग्नेट ब्रेन्स पे पढ़ाया जाता है वो सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑल्सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई फ्री है तो कंटेंट जो है वो ऊपर नीचे होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब कुछ बिल्कुल टॉप नॉच क्वालिटी का होता है एंड यू गेट एवरीथिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट का, बिकॉज वी वांट कि आप अपने घर पे बैठ के बिना किसी हिंड्रेंस के अपनी पढ़ाई जारी रख सको। अब क्या वो डिफरेंट कोर्सेज हैं वो भी बता देती हूँ। अगर आपको अपनी इंग्लिश को बेहतर करना है, इफ़ यू वांट कि आप कॉन्फिडेंट फील करें इन इंग्लिश लैंग्वेज, आप फ्लुएंसी मेंटेन कर पाओ, आपको भी लगे कि हाँ आई कैन स्पीक एंड राइट इन इंग्लिश, देन डेफिनेटली आप एक स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो है जो मैग्नेट ब्रेन्स पे होता है रन, दैट यू कैन ज्वाइन। इन दैट विद ग्रेट एंटरटेनिंग वेज आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत बेहतर तरीके से इंप्रूव कर सकते हो। ऑल्सो इन एडिशन टू दिस, अगर आपको NTSC या ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स में से कुछ भी प्रिपेयर करना है, या तो आप सच में एग्जाम देना चाहते हो जो कि बहुत अच्छी बात है, या फिर आप बस नॉलेज गेन करना चाहते हो, ये सब भी अवेलेबल है ऑन मैग्नेट ब्रेन्स। इन एडिशन टू दिस आपका डेफिनेटली एक गोल होगा टू क्रैक सम काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वो सब भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं अभी से फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, वेदर इट इज IIT JEE, वेदर इट इज NEET, SSC, बैंक और एनी सच कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू कैन प्रिपेयर फॉर इट फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। तो इतनी सारी चीज़ें हैं बट डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा टू गो ऑन यूट्यूब, टाइप इट, सर्च इट, स्क्रॉल इट एक्सेट्रा। तो इसीलिए सब कुछ बहुत प्रॉपर वे में अरेंज कर कर आपको प्रोवाइड किया जाता है एक ही जगह, और वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर। सो आप क्या कर सकते हैं, आपको गूगल पे जाके magnetbrains.com टाइप करना है, वेबसाइट ओपन कीजिए, सारे कोर्सेज आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे, क्लिक कीजिए, सिलेक्ट कीजिए दी क्लास एंड दी सब्जेक्ट एंड द टॉपिक, एंड आपके सामने आ जाएगा उस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो। तो इतना आसान होता है, प्लीज मेक श्योर आप magnetbrains.com जरूर विजिट करो। तो चलिए अब बात कर सकते हैं आज के टॉपिक की। तो आज हम बात करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ यूनिट 7 जो आपकी वर्कबुक में गिवन है। ऑल्सो यूनिट 5 एंड यूनिट 6 जो है उसके बारे में मैंने बात की है इन द रैशनलाइज्ड सिलेबस। प्लीज मेक श्योर आप वो वीडियो देख लें सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। सो दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, और इसी पे बेस्ड हम वर्कबुक में गिवन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वही कहानी है भाई, 3 पार्ट्स हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के, तो ये वीडियो भी थोड़ा लेंदी हो सकता है बिकॉज हमें सारी चीज़ें एक बार में कवर करनी है इसमें। ऑल्सो बहुत सारी डिफिकल्ट चीज़ें होंगी, तो मेक श्योर आप ध्यान से सुने और नोट डाउन करें अपनी नोटबुक में। डन? ओके, चलिए अब स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको दिया है लेट्स बिगिन। इन द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया विच इज द पार्ट ऑफ योर फर्स्ट बुक विच इज फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th टेक्स्ट बुक NCERT, you have read about interesting people and places. Definitely आपने बेकर फ्रॉम गोवा में गोवा ब्रेड बेकर सबके बारे में जाना, आप कुर्ग में इतनी खूबसूरत जगह और वहाँ के लोगों के बारे में जान चुके हो। ऑल्सो आपने बात की टी फ्रॉम आसाम की इन द 3rd पार्ट, जहाँ हमने चाय के बारे में काफ़ी बातचीत की है। तो आपने कई इंटरेस्टिंग चीज़ें, कई इंटरेस्टिंग लोग, कई इंटरेस्टिंग जगहों के बारे में पढ़ा है। इंडिया इज़ अ प्लेस ऑफ डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ कल्चर, लैंग्वेज, फूड, ट्रेडिशंस एक्सेट्रा। ये तो है कि इंडिया जो है वो अपनी डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। आपको भारत देश में बहुत सारे कल्चर, बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस, तरह तरह के डिफरेंट खाना, क्विजीन, बहुत ही मज़ेदार चीज़ें एंड साथ ही साथ जो ट्रेडिशंस होते हैं, रीति रिवाज, वो सब देखने को मिलता है। There are many stories unknown to us about the way of life of people. देखो अभी हम जो देखते हैं लाइफ वो बहुत डिफरेंट होती है। जैसे अगर आप ना किसी जगह पे जाओ, आप सिर्फ टाउन सिटी वाला एरिया देखोगे तो बहुत डिफरेंट होता है, और वहीं उससे रिलेटेड अगर कोई विलेज एरिया में आप चले जाओ आपको इतना अलग दिखेगा सब कुछ, इतने डिफरेंट ट्रेडिशंस, खाना एंड एवरीथिंग, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसीलिए बहुत सारी ऐसी स्टोरीज भी हैं जो आज के टाइम पे हमको नहीं पता कि हाउ द पीपल लिव्ड एट दैट टाइम और क्या डिफरेंट वेज थे। Work in groups of 4 and find out about the following in 5 Indian states. तो आपको 5 इंडियन स्टेट्स के बारे में ये सब चीज़ें पता करनी है।
ये बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी है। आप कोई भी 5 इंडियन स्टेट्स प्लीज चूज कर लो, ये एक्टिविटी आपको करनी है, मेक श्योर आप ये करो, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। साथ ही साथ इसमें ये भी दिया हुआ है आप मैप पे भी प्लेस करो, तो वो तो आप इजीली कर लेंगे। और आपको क्या करना है ना, जैसे आपने कोई स्टेट उठाया, सपोज मध्य प्रदेश, तो आप उसके बारे में बताएंगे देयर रीजनल क्विजीन, कि वहां पर सबसे ज्यादा ऐसा कौन सी चीज है जो मेन क्विजीन है मध्य प्रदेश की। देन डांस फॉर्म एंड म्यूजिक, क्या मध्य प्रदेश का कोई डांस फॉर्म है, क्या उसका कोई स्पेशल म्यूजिक है, आप उस पर रिसर्च करेंगे। थर्ड हो जाएगा आर्ट फॉर्म, कोई भी क्या आर्ट फॉर्म जो कला होती है उससे रिलेटेड कौन सी चीज है जो मध्य प्रदेश में फेमस है। एनी फॉर्म, और कोई दूसरा कोई फॉर्म है जिसके बारे में आपसे आप रिसर्च कर सकते हो, तो आप वो लिखिए। एनी अदर इन्फॉर्मेशन, आपको और कोई इन्फॉर्मेशन मध्य प्रदेश के बारे में ऐसा लगता है कि पता होनी चाहिए, इसमें ये जगह है, या इसमें कोई बड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट है, या सबसे बड़ी कोई मस्जिद है, या बिल्डिंग है, या मॉन्यूमेंट है, आपको जो मिलती है इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। तो इससे क्या होगा ना, आपको पता चलेगा कि भारत देश में कितनी सारी डाइवर्सिटीज हैं, आप कितनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, और यही सब चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हम नहीं पढ़ते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। आई रियली पर्सनली वुड रेकमेंड कि सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत जाओ, आपको जनरली पता होना चाहिए, एटलीस्ट खुद के स्टेट के बारे में तो सर्च कर ही सकते हो। सो मेक श्योर ये सारी चीजें एक जगह ब्यूटिफुली एक नोटबुक में नोट डाउन करो एंड रीड अबाउट इट, एंड ऑल्सो शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद एज मेनी पीपल एज यू कैन। डन? ओके, चलिए, तो ये तो एक्सरसाइज हो गई, समथिंग दैट यू गाइज हैव टू वर्क ऑन। अब हम आएंगे कुछ पैसेज टाइप पे जो हम हर यूनिट में सॉल्व करते हैं। The following is an excerpt about the Parsi community in India and their food. तो आप सबको पता होगा इंडिया में कई पारसी कम्युनिटीज हैं, आप लोगों में से कई लोग होंगे भी जो बिलोंग करते हैं, तो इसके बारे में ना बहुत ही बढ़िया बढ़िया बातें यहाँ पर दी हुई हैं जो आपको मजा आएगा सुनने में। What you have to do is आपको ये पूरा पैसेज पढ़कर समझना है, आपके जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे बीच बीच में वो सब मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको, उससे रिलेटेड फिर हम बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सॉल्व करेंगे, ठीक है। आवो जी आवो आवो, वेलकम टू दिल्ली, इस पे सॉन्ग भी है, आवो जी आवो, ठीक है, तो अब मैं गाऊंगी नहीं पूरा, सो अगर आपको याद हो तो बहुत ही प्यारा लगता है सुनने में। सो आवो जी आवो आवो यानी कि आइए, वेलकम टू दिल्ली, दिल्ली में आपका स्वागत है। लेट मी शो यू माई ब्यूटिफुल सिटी, मैं आपको अपना खूबसूरत शहर दिखाना चाहता हूँ। The booming voice of Navroz Ji Kapadia could be heard across the length and breadth of the platform. Platform मतलब जो रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है ना, वहां पर आपको नवरोज जी कपाड़िया जी हैं, उनकी एक आवाज, बूमिंग वॉइस क्या होता है, ऑफ अ साउंड और वॉइस लाउड डीप एंड रेजोनेंट, तो बहुत तेज आवाज है, बहुत गहरी आवाज है, बट बड़ी ऐसी सुरीली आवाज भी, लाइक ऐसा है, आवो जी आवो, वेलकम टू दिल्ली, ऐसे करके रेजोनेंस के साथ वो ये बातें कहते हैं। तो आपको हमेशा ये कहा, उनकी जो आवाज है वो सुनाई देगी, हर जगह सुनाई देगी, इसीलिए लेंथ एंड ब्रेथ बोला हुआ है ऑफ द प्लेटफॉर्म, और वो यही कहते हैं कि आप आइए, मैं आपको अपना खूबसूरत सा जो शहर है वो दिखाऊं। It was Navroz Ji's favorite pastime, a walk to the old Delhi railway station to greet the frontier mail as it chugged into Delhi from Mumbai to Peshawar. तो मुंबई से लेके पेशावर की ये ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन कौन सी है भाई, फ्रंटियर मेल, और जो दिल्ली का पुराना स्टेशन है ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहां पर ये अक्सर आया करती। और ये जो है नवरोज जी, ये क्या करते, वो वहां पर जाकर ये पूरी लाइंस बोलते, आवो जी आवो, वेलकम टू दिल्ली, लेट मी शो यू माय ब्यूटीफुल सिटी। अब चक्ड क्या है, ऑफ अ व्हीकल और बोट मूव स्लोली मेकिंग रेगुलर मफल्ड एक्सप्लोसिव साउंड्स एज ऑफ एन इंजन रनिंग स्लोली। जब आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो, बहुत फास्ट स्पीड पे जब ट्रेन जाती है ना, तो उसकी अलग आवाज़ होती है, और जब ट्रेन बहुत ज़्यादा धीरे धीरे होने लगती है तो बहुत अलग आवाज़ होने लगती है उस इंजन की, आपको समझ आता है ट्रेन स्लो हो गई है उस आवाज़ से भी, ठीक है ना। तो जब भी ऐसी मतलब धीरे धीरे ट्रेन होने लगे यहाँ दिल्ली स्टेशन पे, तो ये जाके वो लाइन्स बोले। क्लियर? तो पता होना चाहिए आपको कौन बोल रहा है, नवरोज जी कपाड़िया। With this refrain, an eager Navroz ji would cajole Parsi visitors off the train and take them home for a meal and often persuade some to stay overnight or for a few days. Refrain का मतलब होता है stop oneself from doing something, ठीक है। तो विद दिस रिफ्रेन मतलब ये जो चीज होता है ना कि अपने आप को रोकना इस चीज से, वो क्या करते हैं, वो बड़े ईगर हैं, बहुत ज्यादा उत्सुक है नवरोज जी। वो क्या करते हैं, जो भी पारसी विजिटर्स आते हैं ना वहां पर दिल्ली में, उनको ले जाते अपने घर खाना खिलाने, और उनको कोशिश करते कि वो परसुए, यानी कि कोई चीज करने के लिए आप जब किसी को अग्री करा लेते हो, तो पूरी कोशिश करते कि वो अग्री कर जाए इस बात पे कि वो रात भर वहां रुके या फिर कुछ दिनों के लिए दिल्ली में रुके।
He would use this opportunity to tell them about the advantages of shifting to Delhi. और इस opportunity को वो इस तरीके से इस्तेमाल करते कि वो लोगों को बता सकें कि आप दिल्ली में अगर रुकोगे या रह जाओगे यहाँ पर तो वहाँ पर शिफ्ट होने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं किसी को भी दिल्ली में शिफ्ट होने से, वो सब वो उनको बताया करते. Though his wife Jerbai would occasionally object to unknown visitors, she was always overruled. This was the beginning of the community of Parsis in Delhi. तो क्या होता ना कि इनकी जो वाइफ है उनका नाम है जैरबाई, तो उनको पसंद नहीं आता, उनको अक्सर लगता कि मतलब ये क्या है कि अननोन लोगों को ले आते हो आप घर में. बट हमेशा ये जो नवरोज जी हैं वो क्या करते, वो ओवर रूल कर देते. अगर आपने कभी भी ऐसा मूवी सीन देखा जहाँ पर कोई लॉयर अपना पॉइंट रखते हैं कि ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड एंड देन द लॉयर इज लाइक ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, इसका मतलब कि साइलेंट, यू हैव टू बी साइलेंट. यानी यहाँ पर भी यही होता कि ये जो है अपनी वाइफ को चुप करा देते. और इस तरीके से ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग थी पारसी कम्युनिटी की दिल्ली में आने की. तो उनको बहुत ऐसा होता कि वो लोगों को बोले कि आप लोग दिल्ली शिफ्ट हो जाओ. क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं. राइटिंग अबाउट पारसीज इन द दिल्ली ऑफ ओल्ड is not easy. There are memories of my grandparents and parents, a collective memory of generations past and people long gone, yet here in spirit. तो जो राइटर है वो कहती हैं कि पारसीज के बारे में लिखना जो पुरानी दिल्ली में हुआ करता था या पुराने समय पे होता था, उसके बारे में लिखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कई उनकी या मेमोरीज हैं, यादें हैं ऑथर के मन में जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स से रिलेटेड है, उनके पापा मम्मी से रिलेटेड है. और ये कलेक्टिव मेमोरी है, बहुत ही लाइक एक ग्रुप मेमोरी है वो किसकी, ऑफ जनरेशंस पास, जो इनके पहले की जनरेशंस थी उन लोगों की जो लोग तो जा चुके हैं बट आज भी आत्मा में बसते हैं. During festive gatherings, the women went to town with the food. Outside catering was unheard of. The poorer members of the community never knew who had paid for what. This tradition continued in the northern cities of Lucknow, Kanpur and Allahabad well into the 70s. Sadly, that kind of life has almost gone forever. अब होता क्या है कि जब भी फेस्टिव गैदरिंग्स होती, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए लोग इकट्ठा होते, तो विमेन वेंट टू टाउन विद द फूड. तो जो महिलाएं हैं वो खाने के साथ टाउन में जाया करती. आउटसाइड केटरिंग वॉज अनहर्ड ऑफ. और बाहर खाना खाने जाना या बाहर खाना बनवाना ये कभी भी सुना नहीं जाता था. द पुअरर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, अब ये गैदरिंग्स में क्या होता ना कि इस कम्युनिटी में जो भी लोग इतने फाइनेंशियली सक्षम नहीं थे, जो गरीब थे, नेवर न्यू हु हैड पेड फॉर व्हाट. उनको पता ही नहीं चलता कि किसने किस चीज का पेमेंट किया है. मतलब इतना मिलजुल कर जो सक्षम होता पेमेंट कर देता और उनको पता भी नहीं चलता कि किस शख्स ने मेरी पेमेंट की है. दिस ट्रेडिशन कंटिन्यूड इन द नॉर्दर्न सिटीज, और ये ट्रेडिशन नॉर्थ की कुछ सिटीज में कंटिन्यू होने लगा, जो बहुत ही बढ़िया ट्रेडिशन है, जो कि लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए हैं. और कब की बात है, ये 70s की बात है, इतनी पुरानी बात है, बट नरेटर के लिए ये दुख की बात है कि दैट काइंड ऑफ लाइफ हैज ऑलमोस्ट गॉन फॉरएवर. ऐसी जिंदगी आज देखने को नहीं मिलती है, तो उनको इस चीज का बड़ा दुख है. और सही भी बात है कि धीरे धीरे जैसे जैसे क्या बोलूँ मैं, लोग ग्रो करने लगे हैं, डेवलपमेंट होने लगी है, वैसे वैसे हम बहुत सेल्फिश हो गए. हमें नहीं दिखता कि कोई और है जो परेशानी में है या हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर दें. ये बहुत कम लोग करते हैं, सब नहीं करते. समझ आया? ओके. फूड प्रेपरेशंस बिगैन 2 days in advance. और आउटसाइड केटरिंग तो भैया होती नहीं थी, ठीक है ना. उसके अलावा घर पे ही बनाना ये लोग पसंद करते थे. तो फूड प्रेपरेशन, खाने की जो भी चीज़ें बनती थी वो 2 दिन पहले ही चालू हो जाता था उसको बनाना. दारनी पूरी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी किसी के मुंह में पानी भी आ सकता है, जिसको शायद पता हो कि ये कैसे टेस्ट करते हैं, और जिनको नहीं भी पता है तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि सुनने में बड़ा डिलिशियस लग रहा है, राइट. सो ये आपको ध्यान में रखना है बिकॉज इस पर एक क्वेश्चन आएगा. सो एक है दारनी पूरी. तो देखो, दार मतलब दाल जैसे सुनाई दे रहा है, पूरी तो हम सबको पता है, राइट. सो दारनी पूरी मीन्स रिच पेस्ट्री स्टफ्ड विद स्वीटेंड लेंटिल्स. मतलब मीठी मीठी दाल से जो है वो पूरा अंदर बना रहता है, जैसे आई थिंक पूरन पोली होती है ना, वैसा ही टाइप का कुछ साउंड कर रहा है. ये बहुत टेस्टी लगती है पूरन पोली. एंड मल्लीडो, मल्लीडो क्या है, एक हलवा है. वर कैरीड इन बिग वाटूस. व्हाट आर वाटूस? पॉट्स, ठीक है. एंड सर्व विद प्यूरीज. तो ये पूरीज, तो पूरी के साथ दारनी पूरी, हलवा, ये सब देते हैं. जैसे आज भी नहीं होता है
कि हलवा पूड़ी बहुत ज़्यादा बांटते हैं और उसका टेस्ट अलग ही होता है, राइट? तो वो चीज़ें की जाती थी तब के टाइम पे भी. Anyone who has made Malido can vouch for the fact that you need strong biceps. It is an exhausting exercise. तो एक थका देने वाली एक्सरसाइज होती है कौन सी? हलवा बनाना. कौन सा हलवा? मलीदो. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर और जो नरेटर है वो कह रही हैं कि जिसने भी आज तक मलीदो बनाया होगा वो वाउच यानी कि assert और confirm as a result of one's own experience that something is true or accurately so described. कि अगर किसी ने कभी कोई चीज़ एक्सपीरियंस की हो ना तो वो उस पर दावा कर सकता है कि हाँ ये सच है. तो जिसने भी ये हलवा बनाया होगा ना मलीडो कभी, उसने डेफिनेटली इस चीज़ पे बोल दिया होगा कि हाँ ये सच बात है. जिसे ये हलवा बनाना होता है ना उसके बाइसेप्स होने चाहिए क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है. The first time I made it under my grandmother's supervision was also the last. I could hardly move my arms for the next 2 days. Since then, I gained a healthy respect for my dainty grandmother. Dainty मतलब delicately small and pretty. ठीक है, तो यहाँ नरेटर कहती है कि एक बार ना मैंने अपनी ग्रैंडमदर यानी दादी जी के सुपरविजन में गाइडेंस में ना कोशिश की कि मैं भी मलीदो बनाऊं. बोलती हूँ मेरा पहली बार था वो हलवा बनाना और आखिरी बार भी, क्योंकि अगले 2 दिन तक मैं अपने हाथ हिला भी नहीं पा रही थी. जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो, पुशअप पुलअप कर लो, हालत खराब हो जाती है, राइट? तो फिर आप ना हाथ भी मूव करते हो तो आपको बहुत पेन होता है. वैसे ही इनको पता नहीं था तो इन्होंने बोला मैं बनाऊंगी हलवा. भाई 2 दिन तक वो हाथ नहीं मूव कर पाई और तब जाके इनको एक अलग ही रिस्पेक्ट, एक हेल्दी रिस्पेक्ट उनको फील होने लगी फॉर हर प्रिटी क्यूट ग्रैंडमदर. क्लियर? अब यहाँ पे हम थोड़ा मैसेज की तरफ जाएंगे जैसे मेरी हमेशा आदत है, राइट? तो वैसे ही होता है कि जब हम घर पे हमारी मम्मा कुछ भी बनाती है ना, अब वो डेली कुछ ना कुछ बना रहे हैं, राइट? कभी कभी हो जाता है कि भाई वो डेली एक काम, जैसे अगर आप रोज पढ़ाई करते हो, कभी कभी होता है ऐसा दिन होता है जिस दिन आपको शायद समझ नहीं आता कुछ या आंसर नहीं मिलते हैं. कभी कभी एग्जाम में आप इतना पढ़ के जाते हो बट आपसे आंसर उस वक्त नहीं बनता है. वैसे ही जो हमारी मॉम होती हैं वो डेली खाना बना रही है, पता नहीं कब से बना रही है, राइट? तो कभी कभी होता है कि नमक कम ज़्यादा या मिर्ची कम ज़्यादा, कभी टेस्ट नहीं आता खाने में, या हमारा फेवरेट कभी कुछ नहीं बना पाती हैं वो. हम क्या करते हैं ना, हम गुस्सा करते हैं, अरे यार मम्मा ऐसा थोड़ी होता है, रोज रोज थोड़ी मैं यही खाऊंगा, अरे आज दाल कम है, ये आपको तो कुछ बनाना नहीं आता. ऐसी चीजें कभी मत करना अगर करते हो तो, क्योंकि होता क्या है ना कि आपके लिए तो बड़े प्यार से वो बनाते हैं खाना, राइट? आपकी मम्मा, बट आप जब इस तरीके से बोल देते हो उनको हर्ट हो सकता है कि मतलब मैं डेली इतना अच्छा बनाती हूँ, तब तो आप खुद से तारीफ करते नहीं हो कि मम्मा क्या खाना बनाया आपने, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो. बट जब कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हम बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव करने लगते हैं, जो कभी नहीं करना चाहिए. ऑल्सो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आपको एक दिन पूरा घर का काम करने को दे दिया जाए ना, जितना हमारी मम्मीज करती हैं, ट्रस्ट मी वो सबसे डिफिकल्ट चीज़ है. एक हाउसवाइफ, जो एक सही वर्ड नहीं है मेरे हिसाब से, होम मेकर वर्ड होना चाहिए. जो एक होम मेकर होती है ना, हमारी जो मम्मी होती है, बहुत डिफिकल्ट काम होता है उनका, पूरा सुबह से रात तक घर संभालना. तो कभी भी आपको लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ हो गई या क्या, आपको हमेशा उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए, बिकॉज वो मोटिवेशन उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं भटक गई हूँ टॉपिक से, बट पता नहीं मुझे लगा कि इस पॉइंट से आपको ये क्लियर कर देना चाहिए. मेक श्योर हमेशा अपनी मॉम को, उनके काम को इम्पोर्टेंस दो, बिकॉज वो बहुत डिफिकल्ट है. सिमिलरली गोज विथ योर डैड. कभी कभी बाहर इतना ज़्यादा उनका काम हो जाता है ऑफिस में कि हो सकता है कभी फ्रस्ट्रेशन हो, कभी आप पे गुस्सा आ जाए, बट आपको समझने की कोशिश करनी होगी कि भाई होता है ना, वो हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं. कभी आप सुन भी लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि ट्राई टू डू समथिंग जिससे आपके मॉम डैड बड़ा खुश फील करें कि हाँ मतलब हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसका बहुत अच्छा हमको आउटपुट मिल रहा है. क्लियर? समझ आ गया? ओके, चलिए अब हम टॉपिक पे वापस आ सकते हैं. सो इस तरीके से उनको समझ आ गया कि भाई मेरी जो दादी ये मलीदो बनाती हैं इसमें बहुत ताकत लगती है, और तब जाके उनको एक अलग ही रिस्पेक्ट फील होने लगी अपनी दादी जी के लिए. डन? ओके, आगे बढ़ते हैं. द मेन्यू वॉज एक्सटेंसिव. बहुत ही बढ़िया मेन्यू होता था भैया, बहुत सारी चीज़ें, एक चीज़ नहीं है. देखो पढ़ेंगे अभी हम. Breakfast would start with either saved brown vermicelli cooked in milk and served with fresh cream or ravo, semolina pudding, मिट्ठू दही और sweetened curd made with full cream milk was an absolute must. अब देखो इनमें से कोई चीज़ हो सकती है जिसे शायद मैं सही प्रोनाउंस ना करूं, क्योंकि मैंने कभी भी इनको खाया नहीं है. तो अगर किसी को सच में पता है चीज़ तो आई एम सो सॉरी, और कोशिश करूंगी सब सही से प्रोनाउंस करने की. तो यहाँ वर्मीसिली की बात हो रही है, जो सिवैयाँ होती है ना, जिसको सिवई भी कहते हैं लोग, बहुत टेस्टी होती है. तो यहाँ पर ये होता था कि ब्रेकफास्ट में बिल्कुल ब्राउनिश कर वर्मीसिली या सिवैयाँ बनती दूध में, बहुत ही टेस्टी लगती हैं जो, और उसको फ्रेश क्रीम के साथ
या रावो यानी सेमोलिना पुडिंग जो सूजी की पुडिंग होती है उसके साथ दिया जाता, मिट्ठू दही यानी कि मीठी मीठी दही जो है स्वीट एंड कर्ड वो भी दी जाती, विच वॉज मेड विथ फुल क्रीम मिल्क वॉज एन एब्सोल्यूट मस्ट। पूरी मतलब जो मलाई वाला दूध होता ना उससे बनाई जाती थी ये मीठी दही, और ये तो जरूरी मतलब टेबल पे होना ही चाहिए। This was followed by bafilida, hard boiled eggs and chemokaleji, mutton mince with लिवर। तो अब कुछ मीट के भी मटेरियल्स ऐड हो गए हैं, हार्ड बॉइल्ड एग्स हैं, कीमो कलेजी, ये सब फिर ये लोग खाया करते। तो देख रहे हो कितनी सारी चीजें होती थी मेन्यू में। फॉर लंच, अच्छा अभी इतना ब्रेकफास्ट नहीं था, अब लंच की बात करेंगे। फॉर लंच देयर वाज ऑलमोस्ट ऑलवेज मूरी दाल चावल एंड मच्छी, नो पाशियो, वाइट बॉइल्ड राइस विथ येलो दाल ऑफसेट बाय अ टाट एंड टैंगी फिश करी। तो मतलब बहुत ही मस्त खट्टी खट्टी स्पाइसी सी फिश करी होती है। देन आपको मिलेंगे वाइट बॉइल्ड राइस, सफेद चावल बॉइल्ड राइस येलो कलर की दाल के साथ, मतलब जिसे शायद हम तूर दाल कहते हैं उसी की बात हो रही है। एंड यू गेट मच्छी, देन यू हैव स्मोरी दाल चावल। तो लंच के लिए बहुत सारी चीज़ें, आई नो बहुत सारे लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा कि आज तो कुछ ऐसा ही खाने को मिल जाए। डन, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। टी टाइम वॉज स्पेशल एट आवर होम। चाय वाला जो समय होता था ना, जब चाय पीते थे बच्चे, वो थोड़ा स्पेशल टाइम होता था। क्यों? माई ग्रैंड मदर मेड इट अ पॉइंट टू ड्रेस फॉर टी, क्योंकि उनकी दादी ने चीज क्लियर कर दी थी घर में कि चाय पीने के जो वक्त होगा ना, चाय पीने के लिए जब सब इकट्ठा होंगे सब तैयार होके आएंगे। आई वॉज मेड टू डू द सेम, और यही सेम चीज नरेटर को भी बोली जाती थी, उनसे भी एक्सपेक्टेड थी कि वो भी अच्छे से ड्रेसअप होके आए। वंस वी वर रेडी आउट केम द ट्रीट्स। जैसे ये लोग रेडी हो जाते ना फिर बढ़िया बढ़िया ट्रीट मिलती इनको, जैसे पारसी बिस्किट्स जिसे बटासा कहते हैं, नान खताई, ये तो मैंने भी पर्सनली खाई है और मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स है। तो ये कुछ आपको स्नैक्स पता चलेंगे पारसी, मे बी पारसी चीजें हैं ये, बट मतलब आई हैव ईटन अ लॉट ऑफ देम। सो पारसी बिस्किट्स, बटासा, देन यू हैव नान खताई, फ्लेकी खारी, पेट्रल, rolled steamed arbi leaves stuffed with besan masala, kumas, rich parsi cake and my favorite यानी author's favorite भाकरा। भाकरा तो सबने खाया होगा कभी ना कभी, sweet deep fried donuts. That tradition has stayed with me. I certainly don't dress up, but I still need a snack with at least 3 cups of tea. तो ये जो नरेटर कहती है, बहुत सारे ट्रेडिशंस उन्होंने बोला ना, वैसे अब नहीं रही है लाइफ, बट ये चीज़ वो अभी भी फॉलो करती हैं। डेफिनेटली वो चाय के लिए अब तैयार नहीं होती हैं, ड्रेसअप नहीं करती हैं प्रॉपर, बट हाँ उनको चाय के साथ कुछ भी कुछ इनमें से खाने को चाहिए, और एटलीस्ट 3 कप चाय होनी चाहिए। तो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है। दिस इज समथिंग विच इज द सोर्स फ्रॉम डाउन मेमोरी लेन विद द पारसीज ऑफ न्यू दिल्ली बाय शरनाज इटालिया द वायर। क्लियर? तो ये बढ़िया सी कहानी थी। आई होप समझ आ गया, इसमें कुछ डिफिकल्ट इतना था नहीं। अब इसके क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, इन्फर द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो आपको कई एक्सप्रेशंस दिए हैं, मैंने बीच बीच में कोशिश की थी समझाने की, अगर कुछ नहीं होगा तो यहां से क्लियर हो जाएगा। पहला, नवरोज जी वुड कजोल पारसी विजिटर्स ऑफ द ट्रेन। भैया जो ट्रेन से बाहर आ रहे हैं पारसी विजिटर्स, उनको कजोल करते वो, इसका मतलब क्या है? नवरोज जी वुड रिक्वेस्ट, ठीक है, वो रिक्वेस्ट करते, या परसुए लिख सकते हो आप, ठीक है। सो नवरोज जी वुड रिक्वेस्ट द पारसी विजिटर्स टू गेट डाउन फ्रॉम द ट्रेन एंड गो विथ हिम टू हिज हाउस इन ओल्ड दिल्ली। तो वो उनको खाने के लिए घर ले जाया करते, तो वो कोशिश करते कि वो पारसी विजिटर्स को रोक पाए कि भाई चलो मेरे घर चलो मील वगैरह के लिए, और यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुक जाओ दिल्ली में। क्लियर? चलिए दूसरा, Thereby would occasionally object to unknown visitors. She was always overruled. अब मैंने समझाया भी है कि भाई जो जैरबाई है इनकी वाइफ है, ठीक है, नवरोज जी की, तो उनको ये चीज़ समझ नहीं आती, पसंद नहीं आती कि बार बार ये किसी भी अननोन विजिटर को ले आते हैं, तो ये चीज़ उनको क्लियर नहीं होती, तो वो ऑब्जेक्शन उठाती कि मतलब ये सही नहीं है। बट नवरोज जी क्या करते हैं, उनको चुपचाप बोलते कि भैया चुप हो जाओ, साइलेंट रहो, मतलब वो उस चीज़ को ना इतना ज़्यादा importance नहीं देते। So Zerbai did not like unknown visitors in her home. She was not happy with this practice, but she was silenced by नवरोज जी। ठीक है, तो इनको साइलेंट कर दिया जाता by नवरोज जी की शांत हो जाओ, मतलब उनको ये तो करना ही है, और बट इनको चीज़ थोड़ी अजीब लगती है। हम थोड़ा समझ भी सकते हैं अननोन विजिटर्स को बुलाना, बट इन्हें बहुत अच्छा लगता था किनको? नवरोज जी को। क्लियर? ओके, चलिए तीसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आउटसाइड केटरिंग वॉज अनहर्ड ऑफ। अभी क्या होता है ना, जैसे कोई भी फेस्टिवल होता है या किसी का बर्थडे होता है या कोई एनिवर्सरी है, कुछ भी है, हम यही बोलते हैं चलो बाहर खाना खा के आएंगे, या बाहर चलेंगे किसी होटल किसी रेस्टोरेंट चलेंगे, है ना, हम यही चीज़ बोलते हैं। बट तब के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। तब के टाइम पे कोई भी सेलिब्रेशन हो, वो 3-4 दिन पहले घर में ही पूरी प्रेपरेशन स्टार्ट कर देते, घर में ही सब कुछ बनता, अलग से इनको बाहर जाना या बाहर खाना बनवाना ये सब चीज़ें नहीं थी। ठीक है, सो ईटिंग आउटसाइड इन अ ढाबा और रेस्टोरेंट वॉज नॉट प्रैक्टिस्ड देन।
पीपल प्रेफर्ड ईटिंग एट होम एंड होममेड फूड ओनली, क्योंकि शायद घर का खाना उनको ज़्यादा हाइजीनिक लगता होगा। और तब के टाइम पे ये कुछ इन भी नहीं था, इन मतलब होता है फैशन में नहीं था, अभी तो आम बात हो गई है होटल्स एंड एवरीथिंग, बट अभी के टाइम पे जो है उसका बिल्कुल विपरीत हुआ करता था। तब 70s की बात हो रही है कि तब इतना ज़्यादा ढाबा रेस्टोरेंट ये सब नहीं होता था, घर में टाइम होता था बनाने का, एंड दे प्रेफर्ड होममेड फूड। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई गेन्ड अ हेल्दी रिस्पेक्ट फॉर माई डेंटी ग्रैंड मदर। तो ये चीज़ कौन बोल रही है? नरेटर। इसका मतलब क्या है? तो डायरेक्टली भी मतलब लिख सकते हो, बट मुझे लगता है कि मैं इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करूँ विद एन एक्सरसाइज, वो बेटर है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन कैसे आता है उस तरीके से आंसर करना है। सिर्फ एक्सप्रेशन समझाना है तो आप थोड़ा बहुत इससे मैं बता दूंगी कैसे लिख सकते हो, बाकी स्टोरी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो मेन बात ये है कि इनके घर में एक मलीदो नाम का हलवा है जो बनता था, और ये हलवा बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो ये इनको पता नहीं था। ठीक है, तो नरेटर ने एक बार क्या किया, ट्राई किया अपनी ग्रैंड मदर के सुपरविजन में कि भाई मैं बनाऊंगी ये हलवा। उन्होंने बनाने की कोशिश तो की, वो पहली बार ट्राई करी थी और वो उनका आखिरी बार था ये हलवा बनाना, क्योंकि अगले 2 दिन तक वो अपने हाथ हिला भी नहीं पा रही थी, इतना पेनफुल था वो, बिकॉज इट्स एन एग्जॉस्टिंग एक्सरसाइज। थका दे वो, इतना ज़्यादा मेहनत लगता है इस हलवे को बनाने में। तो जब उनको समझ आया ना कि मतलब मेरी दादी इतनी मेहनत करती है इस चीज़ को बनाने के लिए, तब उनको एक अलग ही रिस्पेक्ट फील हुई, जिसपे मैंने आपको इतनी अच्छी सी स्टोरी भी समझाई अपनी मॉम के लिए, तो वो प्लीज़ फॉलो करना। बाकी ये चीज़ जो है इसको ऐसे लिखोगे, मेकिंग अ मलीदो इज एन एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज। ठीक है, तो मतलब आप पूरी तरीके से थक जाओगे इफ यू ट्राई मेकिंग दिस। व्हेन द ऑथर विद द गाइडेंस ऑफ हिज ग्रैंडमदर मेड इट, शी कुड नॉट मूव हर आर्म्स फॉर द 2 days. Experiencing this, the author developed a particular kind of respect for her grandmother who made malido frequently. तो ये अक्सर बनाया करती हैं हलवा, तो उनके लिए अलग ही एक रिस्पेक्ट जागृत हो गई उनके मन में कि नहीं, डेफिनेटली शी इज डूइंग अ टफ जॉब। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें मिला है दूसरा टाइप का, लाइक अभी आपको क्या करना था, एक्सप्रेशंस को एक्सप्लेन करना था, है ना। अब आपको इन सब क्वेश्चंस को, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन आंसर है वैसे आंसर करना है। सो आवो जी आवो आवो, वेलकम टू दिल्ली, लेट मी शो यू माई ब्यूटिफुल सिटी। Who said this and why? Such an easy question. This was said by Navroz ji, and he wanted people to stay in Delhi. He wanted people to stay at his house, और ओल्ड दिल्ली वगैरह सब वो देखें कि कितना बेटर प्लेस है, और इसीलिए वो ये बोलते। So Navroz ji used to say this on the old Delhi railway platform in order to take Parsis home, पारसी विजिटर्स होम। ठीक है, तो ये चीज़ थी कि वो ओल्ड रेलवे स्टेशन पे जाते, वहाँ पे बोलते, फ्रंटियर मेल वगैरह जब आती, और वहाँ पे जो भी पारसी विजिटर्स होते ना, उनको सॉर्ट ऑफ वो बोलना चाह रहे थे कि यू शुड कम एंड विजिट, स्टे एट माई होम एंड स्टे इन दिल्ली। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Why were Zerbai's arguments always overruled? भाई ऐसा क्या था कि अपनी वाइफ की ये जो बात थी उनकी कि भाई अननोन विजिटर्स को जब देखो, जब ले आते हो घर में, तो वो चीज़ वो हमेशा ओवररूल क्यों कर देते थे? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइन थे इस चीज़ को लेकर, बहुत कीन थे कि मुझे पारसीज को ये, मतलब वो चाहते थे कि लोगों को समझाएं कि भाई दिल्ली आ जाओ, और वो स्टार्टिंग थी ना पारसी कम्युनिटी के बिल्डअप होने की इन दिल्ली, वो प्रूफ भी किया है एक लाइन में, तो वही चीज़ है मे बी जिस वजह से वो ऐसा करते थे। सो ज़ेरबाइज आर्ग्यूमेंट्स वर ओवर रूल्ड बाय नवरोज जी एज ही वॉज वेरी सीरियसली इंक्लाइंड टू परसुएड देम टू सेटल इन ओल्ड दिल्ली, बिकॉज ही वॉज वेरी वेरी सीरियस कि मैं चाहता हूँ कि भाई सब यहीं सेटल हो। इवन वो अपनी वाइफ या अपने घर वालों के लिए भी ये चाहते थे कि सब यहीं पे सेटल हो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Why do you think outside catering was unheard of? आपको ऐसा क्यों लगता है? तो कई रीजंस हैं, शायद घर में बहुत टाइम होता था, अभी टाइम नहीं है इसलिए भी लोग बाहर जाके खाना खाना पसंद करते हैं। दूसरी बात, घर का खाना हाइजीनिक होता है, तो इनको लगता था कि भाई हम साफ सुथरा घर का बना हुआ खाना खाएं, दैट इज मोर हेल्दी। सो इन दोज डेज पीपल हैड टाइम टू कुक डेली एट होम, एंड ऑल्सो द होटल्स वर वेरी फ्यू। तब इतने ज़्यादा होटल्स ये सब होते भी नहीं थे। मे बी दे ऑल्सो फेल्ट दैट होम मेड फूड इज मोर हेल्दी एंड हाइजीनिक, बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि यही हुआ होगा, इसीलिए वी वुड यूज वर्ड्स लाइक मे बी, वुड बी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ताकि आपका ना आंसर क्लियर हो कि आपको ऐसा लगता है मे बी ये राइट आंसर ना हो। समझ आ गया? तो ये कुछ रीजंस हैं जिस वजह से शायद तब के टाइम पे बाहर खाना बनाना ये सब बहुत कम सुना जाता था। डन? ओके, नेक्स्ट है डी, दैट इज द फोर्थ क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द राइटर, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वाज ऑलमोस्ट गॉन फॉर एवर। तो यहाँ पर एक उन्होंने इंसिडेंट बताया कि जब भी फेस्टिव गैदरिंग्स होती ना, तो जो हाउस की लेडीज़ होती वो खाने के साथ जाते बाहर, और जो भी पुअर कम्युनिटी के लोग होते उनको पता भी नहीं चलता कि उनका जो पेमेंट है, उनका जो भी खर्चा है खाने वाने का, वो किसने किया, क्योंकि खाना ये घर से लेकर जाते थे उनके लिए। तो ये बहुत ही स्पेशल चीज़ होती थी तब के टाइम पे, और यही रियल मीनिंग होता है फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का। दैट इज समथिंग जो अब नहीं है। सो या दिस इज समथिंग दैट हैज़ गॉन
forever. So during festive gatherings, the women went to town with the food. They fed the poorer community. The poorer members of the community never knew who has paid for that. किसी को समझ नहीं आता कि भाई किसके लिए पे किया है या खाना जो है वो कौन लेकर आया, उन्हें कुछ नहीं पता होता था. This tradition or the kind of life has almost gone forever. तो ये तो सीधे पैसेज से है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है व्हाट हैज मेड द राइटर मोर रिस्पेक्टफुल टू हर ग्रैंड मदर. ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, अब इसको और डिटेल में एक और टाइप का आंसर देख लो, दोनों में से जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो. सो मेकिंग अ मलीदो इज एन एग्जॉस्टिव exercise. When the author, with the guidance of her grandmother, made it, she could not move her arms for 2 days. ठीक है, her grandmother, because the author is a lady. Experiencing this, the author developed a particular kind of respect for her grandmother, who made malido frequently. Realization of the difficulties in making malido made the writer more respectful to her grandmother. तो क्या दिया हुआ है कि भाई ये जो हलवा है मलीदो, ये बनाने में बहुत मेहनत लगती थी. तो एक बार ऑथर ने भी कोशिश की कि चलो मैं बनाती हूँ ये हलवा. तो उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर की मदद से क्या किया ना, उसको बनाने की कोशिश की. बट दैट वॉज द लास्ट टाइम जब उन्होंने ये चीज़ बनाई, क्योंकि अगले 2 दिन तक वो अपने हाथ मूव भी नहीं कर पा रही थी. जब उनको समझ आया, जब उन्होंने खुद ये एक्सपीरियंस किया कि उनकी ग्रैंड मदर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट काम करती हैं, तो इसीलिए उनको एक अलग ही रिस्पेक्ट फील होने लगी टुवर्ड्स हर. एंड रियलाइजेशन ऑफ द डिफिकल्टी, कि भैया कितना मेहनत का काम है ये, उस चीज़ का रियलाइजेशन होना, दैट मेकिंग मलीदो इज़ रियली अ टफ थिंग, ये चीज़ थी जिस वजह से राइटर जस्ट फेल्ट दैट ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हर ग्रैंड मदर. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. What was special about the tea time in the writer's हो. तो टी टाइम में क्या ऐसा स्पेशल होता था, तो जो इनकी ग्रैंड मदर है शी मेड श्योर कि सब ड्रेसअप हो इस टी टाइम के लिए, और फिर उसके बाद अलग अलग टाइप की जो ट्रीट्स हैं या स्नैक्स हैं वो सब आया करते हैं इनके सामने. दैट इज समथिंग जो आज भी ऑथर, मतलब जब अब अगर लिख रही थी वो तब के टाइम की बात हो रही है, कि टिल देन शी वॉज फॉलोइंग दिस, कि टी टाइम पे उनको ऐसे स्नैक्स चाहिए ही चाहिए. सो टी टाइम वॉज स्पेशल एट द राइटर्स होम, एज अ ग्रैंड मदर वुड मेक इट अ पॉइंट टू ड्रेस फॉर टी, कि भैया आप लोग को ड्रेसअप होके ही आना है चाय पीने के लिए. Once they were ready, out came the treats. जैसे ये लोग तैयार होके आते, इनके लिए अलग अलग ट्रीट्स जो हैं वो सब कुछ दे दी जाती, जैसे पारसी बिस्किट्स जिसे बटासा कहा जाता है, नान कताई, देन यू हैव फ्लेकी खारी, पेट्रिल रोल्ड, स्टीम्ड अरबी लीव स्टफ्ड विद बेसन मसाला, कुमास, रिच पारसी केक, एंड द ऑथर्स फेवरेट भाकरा, स्वीट डीप फ्राइड डोनट्स. तो ये कुछ मज़ेदार टेस्टी टेस्टी चीज़ें उनके सामने पेश कर दी जाती, ताकि ये लोग टी टाइम को एंजॉय कर सके. सो या दिस इज हाउ स्पेशल टी टाइम हुआ करता है इनके घर पे. डन? ओके. अब हम आएंगे एक टिक द करेक्ट आंसर पे, और इसी के साथ साथ आपको आपके वर्कबुक में ये कुछ फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं, नाम भी दिए हुए हैं आपकी बुक में, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं कि कौन सी चीज़ कैसी दिखती है, क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ों का नाम यहाँ पे मेंशन किया ना, तो वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दिखा दी हैं कि ऐसे ही दिखती थी ये बनने के बाद. ऑल्सो अगर आपको इस बहुत ही इंटरेस्ट है अगर आपको इस पैसेज में, तो आप चाहें तो ये सारी चीज़ों को एक बार सर्च कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कैसी दिखती है, कैसी बनती है, एंड इफ पॉसिबल आप लोग घर पर ट्राई भी कर सकते हो. क्लियर? चलिए, सो टिक द करेक्ट आंसर. व्हाट इज एन एग्जॉस्टिंग एक्सरसाइज, अब तो याद ही हो गया है, मलीदो बनाना. So preparing for the festival, traveling from Mumbai to Peshawar, writing about Parsis in old Delhi, or cooking Malido the Parsi style halwa. तो option D is very exhaustive exercise. Done? Okay. अब आ जाते हैं हम एक और इजी से क्वेश्चन पे. मेक अ लिस्ट ऑफ पारसी डेलिकेसीज एज मेंशन इन द पैसेज और फ्यू आर गिवन बिलो. तो ये जो आपको इमेज दी हुई थी ना यहाँ पे, उसमें नाम दिए हुए हैं, तो कुछ तो वहीं पे दिए हैं आपको जो नाम है ऑफ डेलिकेसी. सो फ्यू आर गिवन अबव. क्लियर? यू कैन ऐड मोर टू द लिस्ट, फाइंड द वर्ड्स फॉर मीठू दही इन योर लैंग्वेज. तो देखो यहाँ तक का तो मैं बता रही हूँ आपको कि ये कुछ चीज़ें हैं. अब आपको अपने घर में पता करना है कि मीठी दही को आप लोग क्या बोलते हो. जैसे इनके यहाँ पर मीठी दही को मिट्ठू दही कहते हैं, ठीक है. नॉर्मली हमारे घर पे मीठा दही ही कहते हैं. आप लोग के यहाँ पे इसका कोई स्पेशल वर्ड है क्या, तो प्लीज़ लिखना भी, और चाहो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कर देना, थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाएगा एंड इट वुड बी ग्रेट टू नो दैट. तो ये चीज़ आपका काम है कि इसको क्या बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में. बाकी ये और डिटेल में देख लो, जो लिस्ट है इसमें एंडलेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पैसेज से या अपनी रिसर्च से ऐड कर सकते हो. सो या मेक श्योर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कर लेना इसमें और चीज़ें ऐड. सो जैसे पटारा नी मच्छी, धान साग, लगानू कस्टर्ड, रावू, मिठू दही, स्मोरी दाल चावल, खीमो कलेजी, ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ नाम दिए हुए हैं. तो बहुत सारी खाने की चीज़ें जो सही लगे वो मेंशन कर दो. डन? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं.
यू हैव रेड अबाउट कुर्ग। अब हम आ गए दूसरे पार्ट पे, ठीक है। पहला पार्ट डन, मतलब आपका थोड़ा बेकर फ्रॉम गोवा से रिलेटेड कुछ नहीं था, बट क्योंकि बेकर फ्रॉम गोवा में ब्रेड वगैरह की बातचीत की गई है तो पारसी खाना कौन कौन सा होता है उन सबके बारे में भी बताया गया। चलो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कुर्ग से रिलेटेड थोड़ा बहुत। यू हैव रेड अबाउट कुर्ग, इट्स रेन फॉरेस्ट एंड कॉफी एंड टी फ्रॉम आसाम इन ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। डेफिनेटली आपने कुर्ग के बारे में पढ़ा, कुर्ग में कितनी खूबसूरत जगह है। कुर्ग लिटरली बहुत बेहद खूबसूरत जगह जो होती है ना उनमें से एक है कुर्ग। सो कभी मौका मिले तो घूमना जरूर जाना, बहुत ही प्यारी पीसफुल जगह है। और बेस्ट टाइम क्या है जाने का वो बताया हुआ है चैप्टर में, तो तभी जाना, पहले मत चले आना, नहीं तो बारिश में घूम नहीं पाओगे। ऑल्सो रेन फॉरेस्ट यहाँ पे बहुत सारे हैं, 30% यहाँ का रेन फॉरेस्ट से कवर्ड है। कॉफ़ी के बारे में भी आप जानते हैं कि यहाँ आप जाएंगे तो आपको हवा में एक अलग ही कॉफ़ी की खुशबू आएगी, इतने ज़्यादा कॉफ़ी एस्टेट्स हैं यहाँ पे। एंड सिमिलरली हमने टी फ्रॉम आसाम के पढ़ा, हमारे जो फेवरेट चीज़ है चाय, हमने उसके बारे में भी बहुत कुछ पढ़ा इन दिस चैप्टर। द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इज अबाउट द कल्टिवेशन ऑफ कॉफ़ी इन अराकू वैली इन आंध्र प्रदेश। और इसी तरीके से हम कॉफ़ी के कल्टिवेशन के बारे में बात करेंगे जो कि अराकू वैली में की जाती है, और ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। द स्टोरी ऑफ अराकू वैली ट्रैवर्सेस एन अनयूजुअल ट्रैजेक्टरी थ्रू आदिवासी एम्पावरमेंट, हॉट एयर बलून्स एंड सम ऑफ द बेस्ट कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। अब यहाँ क्या दिया हुआ है कि ये जो स्टोरी है ना अराकू वैली की, ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन में डायरेक्ट आपको बता देंगे कि हाँ भैया ऐसे ऐसे होता है, ऐसे कल्टीवेशन होता है, नहीं, ये ना एक अलग ही टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। सो दिस इज समथिंग जो एक अनयूजुअल ट्रैजेक्टरी है, अनयूजुअल पाथ है, जिसमें आपको कई चीजें पता चलेंगी, लाइक आदिवासी एम्पावरमेंट, फिर आप पहुंच गए हॉट एयर बलून्स पे, देन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बेस्ट कॉफी इन द वर्ल्ड। लाइक इंडिया में या पूरी दुनिया में जो सबसे बेहतरीन कॉफी पाई जाती है उनमें से एक वो है जो अराकू वैली में कल्टीवेट होती है। क्लियर? ओके, चलिए पढ़ते हैं पैसेज। लोकेटेड एट अबाउट 1200 meters above sea level, the valley tucked away in the northeastern corner of Andhra Pradesh shares the border with Odisha। क्या दिया हुआ है? सी लेवल से 1200 मीटर के ऊपर ये लोकेटेड है जगह। कौन सी? ये जो वैली है, इट इज टक्ड अवे यानी छुपी हुई है, इट्स हिडन इन द नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का जो नॉर्थ ईस्ट वाला साइड है वहां पर कहीं आपको ये वैली मिल जाएगी। शेयर्स अ बॉर्डर विद उड़ीसा, और इसी वैली का जो बॉर्डर है वो उड़ीसा से शेयर होता है। फॉर गेस्ट्स एंड पार्टिसिपेंट्स एट द अराकू बलून फेस्टिवल हेल्ड बिटवीन 18 to 20 जनवरी एवरी ईयर, दिस इज साइट सीइंग लाइक नथिंग एल्स। तो आपको यहाँ पर एक तो नाम सुन के बहुत बेहतरीन लग रहा है, अराकू बलून फेस्टिवल, बहुत ही मतलब अलग होता होगा। तो ये फेस्टिवल 18 से 20 जनवरी के बीच में हर साल होता है, एंड दिस इज समथिंग जो कि बेस्ट साइट सीइंग है। जैसे अगर आप कभी किसी खूबसूरत सी जगह पे जाते हो तो आप वहां जाके बस देखते रहते हो ना क्या क्या है सब कुछ, दैट इज साइट सीइंग। ठीक है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट चीजें हैं जो आप 18 से 20 जनवरी के बीच में विटनेस कर सकते हो इन दिस प्लेस। क्लियर? ओके। The drive to far-flung coffee estates takes us through the 5 northern mandals of Anantagiri, of Dumbriguda, of Hukumpita, Manchingiputtu and Araku Valley। आई एम सॉरी अगर कुछ भी गलत प्रोनाउंस किया है, बट ओके। तो ये सारी कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि जब आप ना बहुत ही कॉफ़ी एस्टेट्स जो है यहाँ पे बहुत फार फ्लंग है। व्हाट इज फार फ्लंग? बहुत ही दूरी पे है ये। ऐसा नहीं कि आप एंटर करोगे आपको हर जगह कॉफ़ी एस्टेट दिखेगा, जैसे आसाम में दिख रहा था, हर जगह टी प्लांटेशन है, हर जगह अलग अलग बना हुआ है। दैट इज नॉट द थिंग है। आप जब ड्राइव करके जाते हो यहाँ पे तो बहुत दूर दूर यहाँ पे कॉफ़ी एस्टेट्स हैं, और जब आप जाएंगे यहाँ से तो आपको 5 नॉर्दर्न मंडल्स देखने को मिलेंगे जो कि ये सारे नाम हैं, और उनमें से एक अराकू वैली है जिसकी हम बात कर रहे हैं। द नेम अराकू फॉर द कॉफी वॉज चोजन सिंपली बिकॉज इट साउंडेड पोएटिक। अभी ये जो नाम है ना, कॉफी का नाम भी अराकू कॉफी रखा गया है, तो ये नाम इसलिए चूज किया कि भाई कॉफी को अराकू बोलेंगे बिकॉज ये बहुत ही पोएटिक टाइप का लगता है, कि मतलब अलग ही कविता के तरह साउंड करता है, लाइक इट साउंड्स नाइस, अराकू कॉफी, तो इसीलिए उन्होंने ये नाम रख दिया। द व्यू फ्रॉम द ग्राउंड लेवल इज एज इम्प्रेसिव एज द वन फ्रॉम अबव। तो आप जो है अगर ग्राउंड लेवल पे खड़े होकर भी देखेंगे ना तो भी आपको ये जगह बहुत खूबसूरत लगेगी, और अगर आप बहुत हाई हिल्स पे क्लाइंब करके जाते हो और बाहर ऊपर से देखते हो तब भी आपको वो लैंडस्केप बहुत प्रिटी लगेगा। The landscape changes from densely forested hills to sweeping valleys and terrace farms surrounding occasional village clusters। तो यहाँ पर एक ही तरीके का जो लैंडस्केप है वो नहीं है कि सिर्फ हिल्स दिखेंगी या सिर्फ प्लांटेशंस दिखेंगे या सिर्फ बंजर जमीन है, नहीं, आपको हर तरीके की वैरायटी मिलेगी यहाँ पर। आप देख सकते हो डेंसली फॉरेस्टेड हिल्स जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। देन आपको स्वीपिंग वैलीज दिखेंगी कि ना इतना ज़्यादा ग्रीनरी नहीं है बट ऐसे वैली टाइप
टाइप के बने हुए हैं, या फिर आपको फार्म्स दिखेंगे, टेरेस फार्म्स, जहाँ पर ना शायद कल्टीवेशन वगैरह होता है, एंड आपको कहीं कहीं पर क्लस्टर ऑफ विलेज क्लस्टर्स, यानी कहीं कहीं छोटे छोटे गांव जो हैं वो दिख जाएंगे। द जर्नी ऑफ अराकू कॉफी फ्रॉम अ लाइवलीहुड इनिशिएटिव बाय द नंदी फाउंडेशन टू अ ग्लोबली अप्रिशिएटेड प्रोडक्ट हैज बीन इन द मेकिंग फॉर ओवर अ डेकेड। अब ये चीज़ जो है बहुत टाइम हो गया है, और स्टार्ट हुआ था ऐसे ही छोटा मोटा अराकू कॉफ़ी का बनाना फ्रॉम अ लाइवलीहुड इनिशिएटिव, कि भाई वहाँ पर जो भी लोग हैं रहने का, या फिर एक तरीके से कमाने का साधन या ज़रूरत है, ऐसे कर करके इन्होंने अराकू कॉफ़ी स्टार्ट की। बट ये चीज़ अब ग्लोबली एक्सेप्टेड है, ग्लोबली अप्रिशिएटेड प्रोडक्ट है, यानी वर्ल्ड वाइज लोग जो हैं इस पर्टिकुलर कॉफ़ी को जानते हैं। It is also intrinsically tied to the history of how coffee arrived in this valley. Also ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेप्थ में हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है। कैसे? It was a British civil servant N.S. Brodie who introduced coffee to these hill tracts in 1898. तो एक सिविल सर्वेंट थे, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, जिनका नाम है एनएस ब्रूडी। उन्होंने इस कॉफ़ी को इंट्रोड्यूस कराया था टू दीज हिल ट्रैक्स कब? इन 1898। तो इतना पुराना हिस्टोरिकल फैक्ट है ये, और फिर आज जो है ये कॉफ़ी वर्ल्ड वाइड फेमस है। क्लियर? ओके। टुडे अराकू कॉफ़ी इज अ ब्रांड दैट वर्क्स विथ 517 villages and 10,986 farmers, all of whom are estate owners and entrepreneurs with a stake इन द बिजनेस। तो ये पर्टिकुलर कॉफ़ी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई, और आज इतने लोगों से जुड़ी हुई है कि ये एक ब्रांड है। अराकू कॉफ़ी अब एक ब्रांड बन चुकी है, और इसे 517 विलेजेस, गांव वाले मतलब गांव कह लेना चाहिए, और 10,986 आई थिंक 986 फार्मर्स यानी किसान जो हैं इस चीज़ को ओन करते हैं। इनमें से कई जो हैं वो एस्टेट ओनर्स हैं, यानी जहाँ भी कॉफ़ी कल्टीवेट होगी उनके मालिक हैं, या एंटरप्रेन्योर्स हैं, यानी कि नया स्टार्टअप कुछ किया उन्होंने, जिसमें उन्होंने बिजनेस में अपना अपना परसेंटेज जो है वो एक तरीके से लगाया हुआ है, या एक तरीके से उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। द रीजन द कॉफ़ी इज ऑफ सच हाई क्वालिटी इज दैट इट फॉलोज द बेस्ट practices of biodynamic farming by creating a interconnected and symbiotic ecosystem. तो ये कॉफ़ी वन ऑफ द बेस्ट इसीलिए है क्योंकि इसको एक अलग ही बायोडायनेमिक फार्मिंग का इस्तेमाल करते हुए, और सिम्बायोटिक इकोसिस्टम, सिम्बायोसिस होता क्या है, जहाँ पे ना दो चीज़ें एक साथ काम करी होती है एक दूसरे के बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से सिम्बायोटिक इकोसिस्टम या डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करके कॉफ़ी कल्टिवेट की जाती है, इसीलिए इट इज़ सो मच फेमस। The soil is enriched through composting and a variety of shade trees are planted, including cash yielding fruit trees like mango and jackfruit. So ये जो soil है जिसमें उगाई जाती है, कल्टीवेट की जाती है कॉफ़ी, उसको जो है कंपोस्टिंग के मदद से या फिर बहुत सारे शेड ट्रीज को प्लांट कर कुछ भी ऐसा कर जिससे सॉइल बहुत एनरिच हो, वो चीज़ फॉलो की जाती है ताकि ये जो सॉइल है वो बेहतरीन क्वालिटी ऑफ कॉफ़ी प्रोड्यूस करे। Terroirs are assessed and careful standard operating procedures are put in place from sapling to savering. तो ऐसा नहीं कहीं पे भी कॉफ़ी उगा डाली, नहीं, प्रॉपर एक एनालिसिस होता है, एक असेसमेंट होता है कि क्या ये जगह सही रहेगी, क्या ये सॉइल परफेक्ट है, कि कोई पेड़ लगाने की ज़रूरत है क्या, और इस तरीके से बहुत सारे प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं फ्रॉम सैपलिंग टू सैवरिंग। सैपलिंग क्या होता है? जब आप एक छोटा सा पौधा लगाते हो। सेवरिंग मतलब एक टेस्ट, ठीक है ना। तो जब तक कॉफ़ी को स्टार्ट करते हैं कल्टीवेट करना, और जब तक वो बेहतरीन एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर्स हम कॉफ़ी में चेंज हो जाती है, ये पूरा जो बोल सकते हैं प्रोसेस है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है, तब जाके आपको इतनी बेस्ट कॉफ़ी मिलती है। Which ensures healthier plants and sweeter cherries and eventually a far superior coffee aroma and flavor. तो इससे क्या होता है ना, आपको बहुत ही प्यारे प्यारे पौधे, पेड़ पौधे, बहुत ही मीठी मीठी चेरीज, इन सब की चीज़ें मिलती हैं। ऑल्सो आपको बहुत ही लेवल अप सुपीरियर कॉफ़ी विथ ग्रेट अरोमा, एक अलग ही खुशबू, ठीक है। जो कॉफ़ी लवर्स हैं उनको पता होगा कि कॉफ़ी की जो खुशबू होती है वो अलग ही एक एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। जो टी लवर्स हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, कॉफ़ी लवर्स की बात कर रही हूँ। सो दे नो कि एक अलग ही एक स्मेल होती है कॉफ़ी की, दैट्स वेरी एनर्जाइजिंग एंड अ ग्रेट फ्लेवर। सो दिस इज हाउ आपको जो बेस्ट कॉफ़ी मिलती है वो ऐसे बनती है। देयर इज लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड लॉट ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स आर केप्ट इन माइंड कि भैया क्या चीज़ें करनी क्या नहीं, एंड देन यू गेट द बेस्ट कॉफ़ी डन। ओके,
अब इसी पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन्फर द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको ये पढ़ते से क्या समझ आया वो आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले ट्रैवर्सेस एन अनयूजुअल ट्रैजेक्टरी, तो भाई ये जो अरुका वैली है इसकी कल्टीवेशन की जो बातें हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं बता सकते, एक स्ट्रेट पाथ में, बल्कि ये बहुत ही सारी चीज़ें हैं जिससे जुड़ा हुआ है। ये आपको मीनिंग क्लियर हुआ है। कैसे लिखोगे? ट्रैवर्सेस एन अनयूजुअल ट्रैजेक्टरी मीन्स द स्टोरी ऑफ अराकू वैली इज नॉट in a straight line. Instead it moves through different points of concern. तो ये एक स्ट्रेट लाइन की स्टोरी नहीं है, लेकिन मतलब आपको सीधे सीधे बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था, बल्कि ये बहुत सारी चीजें हैं जिससे जुड़ी हुई है। दैट इज व्हाट इज ट्रैवर्सेस एन अनयूजुअल ट्रैजेक्टरी। आई होप क्लियर हो गया। डन। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें है द ड्राइव टू फार फ्लंग कॉफी एस्टेट्स। तो भाई ड्राइव में आप लिख सकते हो सिर्फ ड्राइव, या आप लिख सकते हो द कार ड्राइव, बिकॉज ड्राइव इज कार ओनली मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो आप लिख सकते हो कार भी। सो द ड्राइव टू फार फ्लंग कॉफी एस्टेट्स मीन्स दैट द जर्नी बाय अ व्हीकल या फिर द जर्नी बाय अ कार टू कॉफी एस्टेट्स दैट आर लोकेटेड इन रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द लैंड इज कॉम्प्लेक्स, यानी कि दिस इज फार फ्लंग कॉफी एस्टेट। तो बहुत दूर 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 रिपोर्ट पार्ट में, बिल्कुल ऐसा नहीं कि सामने ही है, बहुत आपको आगे आगे जाना पड़ता है ड्राइव कर कर, एंड यू कैन राइड द जर्नी बाय अ कार। ठीक है, कहाँ पर? टू कॉफी एस्टेट्स। कहाँ पर लोकेटेड है? रिमोटेस्ट पार्ट में। तो आपको सारी चीज़ों का मीनिंग मिल गया। एंड दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डेंसली फॉरेस्टेड हिल्स। तो डेंसली मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में, फॉरेस्टेड मतलब डेफिनेटली बहुत सारे ट्रीज होंगे, और ये कहाँ है? हिल्स में। सो डेंसली फॉरेस्टेड हिल्स मीन्स दैट द हिल्स हैव अ लॉट ऑफ फॉरेस्ट एंड अ लॉट ऑफ ट्रीज ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर प्रेजेंट देयर। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पे फॉरेस्ट हैं एंड बहुत अलग अलग टाइप के पेड़ जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट हैं, इसीलिए बोला है डेंसली फॉरेस्टेड हिल्स। इजी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विलेज क्लस्टर्स। तो क्लस्टर का मतलब होता है एक मतलब ग्रुप सॉर्ट ऑफ, ठीक है, और विलेज है तो गांव हो गया। सो विलेज क्लस्टर्स मींस द विलेजेस आर सराउंडेड बाय फॉरेस्ट इन ग्रुप्स, यानी कि यहाँ पर आपको ना छोटा छोटा क्लस्टर मिलेगा विलेज का, आसपास सिर्फ फॉरेस्ट है, तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये छोटे छोटे बस थोड़े बहुत गाँव हैं और बाकी तो यहाँ पर सिर्फ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है। डन। ओके, नेक्स्ट। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट विच मीन द फॉलोइंग। सॉर्ट ऑफ वन वर्ड सब्सटीट्यूशन टाइप की एक्सरसाइज है कि आपको एक डेफिनेशन दी है एंड यू आर गिवन पैराग्राफ 1 2 3। अब इधर ना कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज यू आर गिवन पैराग्राफ 1 2 3 4 और कहीं ना कहीं यहीं से वो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बातें, ठीक है, और कहीं ना कहीं इसको भी वो पैराग्राफ 1 से बात करेंगे और इधर से भी कुछ शब्द उठा सकते हैं, तो आपको इधर से लेके इधर तक पूरा ही एक साथ मानना है एंड यहाँ से वर्ड्स लेने। ठीक है, सो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है इन अ प्लेस दैट इज हिडन। तो ऐसी जगह जहाँ पे ना वो छुपा हुआ है, तो मैंने क्या बोला था? टक्ड अवे, छुपा हुआ है, हिडन है, उसकी बात कर रहा है, तो आपको दिया है। सो टक्ड अवे इज द वर्ड फॉर दिस इन अ प्लेस दैट इज हिडन। क्लियर? नेक्स्ट आपको दिया हुआ है डिस्टेंट और रिमोट। तो वो तो बात कर ली फार फ्लंग, यानी बहुत ही दूर, आउटर एरियाज नहीं होता, रिमोट एरियाज, वहां की बात होती है। तो दे आर लाइक फार फ्लंग, दे आर नॉट लाइक इजीली इन फ्रंट ऑफ यू, दे आर वेरी वेरी अवे, वेरी फार अवे, नॉट अवे, वेरी फार अवे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। टू इम्प्रूव द क्वालिटी और फ्लेवर ऑफ समथिंग। तो आपको अगर किसी चीज को ना बहुत ज्यादा रिच बनाना है, रिच मतलब नॉट रिच, मतलब इसका मतलब उसमें भरपूर मात्रा में बहुत सारी चीजें हैं, तो अगर किसी चीज को आप बहुत प्रॉपर क्वालिटी का बनाना चाह रहे हो, बहुत ज्यादा फ्लेवर हो उसमें, तो उसमें आपने कभी एडवर्टीजमेंट्स वगैरह भी देखी होगी, उसमें लिखा होता है एनरिच्ड विद दिस, एनरिच्ड विद दैट, राइट? सो एनरिच इज द वर्ड, यानी किसी चीज को प्रॉपरली किसी क्वालिटी में या फ्लेवर में इंप्रूव करना। डन। नेक्स्ट। अ स्मेल स्पेशली अ प्लेजेंट वन। मतलब ये स्मेल तो है बट ये अच्छी स्मेल है। देखो कई चीज़ें होती है, व्हेन यू आर लाइक कि आपको ना कहीं गार्बेज वाले एरिया से जा रहे हो, तो आप कभी नहीं बोल सकते कि मुझे एक फ्रेग्रेंस आ रही है, बिकॉज फ्रेग्रेंस का मतलब ही होता है एक बहुत ही अच्छी खुशबू, ठीक है। और जब आप बात करते हो एक बुरी स्मेल की, तो यू वुड से अ स्मेल, डोंट यूज फ्रेग्रेंस। उसी तरीके से अरोमा जो होता है ना, इट्स वेरी नाइस स्मेल, वो किसी भी चीज की हो, सो दैट इज गोइंग टू बी स्मेल स्पेशली अ प्लेजेंट वन। तो वो क्या है? अरोमा। जैसे अरोमा एंड फ्लेवर दिया था ना लास्ट में, आई थिंक उसी से एंड हुआ है, सो दैट इज व्हाट इज वन वर्ड। डन। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम थोड़े शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर्स पे। पहला, व्हाट इज यूनिक अबाउट द अराकू वैली एज स्टेटेड इन पैराग्राफ 1। क्या यूनिक है, क्या हटके हैं, वो आपको बताना है। So the unique thing about Araku Valley is that its story traverses an unusual trajectory through Adivasi empowerment,
hot air balloons and some of the best coffee in the world। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको डायरेक्टली पैसेज में दी हैं, ठीक है। और आपको ये तीनों चीज़ें कितनी अलग है ना, एक बोल रहा है आदिवासी एम्पावरमेंट, एक बोल रहा है हॉट एयर बलून्स, एंड देन तीसरी बात हो रही है कॉफ़ी की। तो ये सब चीज़ों से मिलजुल कर आपको बहुत सारी बातें पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आप अराकू वैली के बारे में समझ पाओगे। दैट्स वाई दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी हटके, विच इज़ वेरी यूनिक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज अराकू वैली? अराकू वैली कहाँ है? तो ये 1200 मीटर वाली जो बात है वो आपको लिखनी है। सो द अराकू वैली इज लोकेटेड एट अबाउट 1200 meters above sea level. The valley is tucked away in the northeastern corner of आंध्र प्रदेश। तो आपको ये लिखना है कि भाई आप ये भी लिख सकते हो कि आंध्र प्रदेश में है डायरेक्टली, या फिर आप सीधे बता दो टक्ड अवे इन द नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश, सी लेवल से 1200 मीटर ऊपर है ये क्या भाई? अराकू वैली। डन। ओके। नेक्स्ट है अंडरलाइन एंड राइट। अभी अंडरलाइन कहाँ करना है आपको? पैसेज में करना है जाके, ठीक है। तो इधर मैं नहीं करूंगी, आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं। एंड राइट बिलो द सेंटेंसेस वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस व्हिच इंडिकेट दैट अराकू कॉफी हैज मूव्ड अहेड ऑफ बीइंग द ओनली मींस ऑफ लाइवलीहुड। तो मैं आपको यहाँ सेंटेंसेस बताऊंगी, इफ यू वांट आप सिर्फ वर्ड्स भी लिख सकते हो, जैसे ग्लोबली अप्रिशिएटेड सिर्फ लिख दिया आपने, ठीक है, या फिर आप पूरा पूरा लिख लो। सो सम लाइन्स दैट इंडिकेट दैट अराकू कॉफी हैज मूव्ड अहेड ऑफ बीइंग द ओनली मींस ऑफ लाइवलीहुड आर द नेम अराकू was chosen for the coffee for it being poetic। तो ये डिफरेंट है कि मतलब पोएटिक है तो चलो इसका नाम रख देते हैं। दूसरा, द जर्नी ऑफ अराकू कॉफी फ्रॉम अ लाइवलीहुड इनिशिएटिव टू ग्लोबली अप्रिशिएटेड प्रोडक्ट, कि भैया स्टार्ट कहाँ से हुआ, कहाँ ग्लोबली अप्रिशिएटेड है। ऑल्सो आप मेंशन कर सकते हो वो जो विलेजेस वाला नहीं नंबर दिया हुआ है 10,000 समथिंग 500 समथिंग आई गेस, तो वो आप मेंशन कर सकते हो फार्मर्स और विलेजेस का। दैट इज ऑल्सो समथिंग जो एक्साइटिंग है। क्लियर। ओके। नेक्स्ट, स्टेट अ हिस्टोरिकल फैक्ट अबाउट द कॉफी इन द वैली। तो हिस्टोरिकल फैक्ट आपको पहले से दिया हुआ है कि हिस्ट्री से रिलेटेड है, और कोई सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने कॉफी को इंट्रोड्यूस किया, तो वो लिख देने का है। सो अ ब्रिटिश सिविल सर्वेंट N.S. Brody introduced coffee to these hill tracts in 1898। तो आपने वहां से उठाया इन्फॉर्मेशन और उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। डन। ओके। नेक्स्ट आते हैं, देर आर स्पेसिफिक टर्म्स बीइंग यूज्ड इन द पैसेज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉफी, फॉर एग्जाम्पल टेरेस फार्म्स, बायोडायनेमिक फार्मिंग एक्सेट्रा। फाइंड मोर सच टर्म्स एंड देयर मीनिंग्स। अब देखो, आपको अगर सेम पैसेज से वर्ड्स चाहिए तो आप वहीं से उठा के लिख सकते हो, जैसे कंपोस्टिंग दिया हुआ है ना, जैसे सिम्बायोटिक कुछ दिया हुआ है तो आप वो यूज कर सकते हो। आपको अगर इसके अलावा भी कुछ चाहिए तो दो यहाँ मेंशन्ड है। तो आपकी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, सबसे पहले अगर आपको लगता है कि मेरे को पैसेज से ही उठाना है तो आप कंपोस्टिंग और वहां से एक और वर्ड उठाकर उसका डेफिनेशन सर्च करके लिख सकते हो। दूसरा, आपको लगता नहीं एक्स्ट्रा वर्ड्स चाहिए तो वो कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स यहाँ पर हैं जो दो मैं आपको दे रही हूँ। सबसे पहले कलेक्टिव फार्मिंग, इसका मतलब क्या होता है? एनी टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन in which multiple farmers or producers run their holdings on a joint enterprise using shared land, water resources, machinery, equipment or other agriculture inputs in order to meet common needs and goals। यानी कि वो common land होता है, common water resources होते हैं, वहाँ जब farming एक साथ बहुत सारे farmers कर रहे होते हैं उसे collective farming कहते हैं। दूसरा, grain drying, the process of removing or reducing the moisture content of harvested grain to prevent spoilage during storage। तो ये होता है ना कि जब जितना ज़्यादा पानी होता है ना उतनी जल्दी खराब होती है वो चीज़, तो पूरा पानी निकाल कर उसको ड्राई करके रख देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई चीज़ें होती हैं जो हमको ना ड्राई करके मिलती हैं, जब उनका सीजन खत्म हो जाता है फिर भी मम्मा लेकर आती हैं और कहती हैं ये प्रिजर्व्ड फूड है ना, तो वो चीज़ क्या होती है, ड्राई करके रखी जाती है, पानी वानी निकाल दिया जाता है, तो फिर वो बहुत लंबे टाइम तक चलती है। तो ये दो चीज़ें हैं, ये एक्स्ट्रा है, आपको कोई भी दो उठाकर पैसेज से लिखना, आप लिखिए कंपोस्टिंग वगैरह का डेफिनेशन जो आपको इजीली मिल जाएगा। डन। ओके। नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन सैपलिंग टू सेवरिंग इन पैराग्राफ 4 मीन्स। टेक द करेक्ट आंसर। तो सैपलिंग टू सेवरिंग मैंने बताया, अब वर्ड देख लेते हैं कौन सा बेटर लग रहा है हमको। कॉफी प्लांट्स आर टेकन केयर ऑफ फ्रॉम द स्टेज ऑफ प्लांटेशन टिल इट्स बीन्स आर रेडी फॉर एन एंजॉयबल कप ऑफ कॉफी। यानी जब उसको उगाने के लिए उसकी जो भी सीड्स वगैरह जो भी डाला जाता है प्लांटेशन के लिए, जैसे ही वो स्टार्ट होता है स्टेप, तब से लेकर उस पॉइंट तक जब हमको वो फाइनली कॉफी पीने को मिलती है, तब तक का पूरा प्रोसेस बहुत ध्यान से फॉलो किया जाता है और बहुत ध्यान रखा जाता है हर स्टेप्स का। तो सही है, प्लांटेशन वाला हो गया सैपलिंग और एंजॉयबल कप ऑफ कॉफी हो गया सेवरिंग, बिकॉज दैट इज रिलेटेड विद टेस्ट, राइट। दूसरा, कॉफी सैपलिंग्स आर वेरी डेलिकेट, हेंस अ लॉट ऑफ केयर इज बीन टेकन ऑफ देम। ये झूठ नहीं है, दिस इज राइट, बट इज दिस एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर वन? नो, इट्स ओनली टॉकिंग अबाउट सैपलिंग, वी ऑल्सो नीड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द अदर वर्ड, तो ये गलत हो गया। द ग्रोथ ऑफ कॉफी प्लांट्स इज डिपेंडेंट ऑन शैडी ट्रीज। नाउ दिस इज नॉट समथिंग जो इससे रिलेटेड है,
तो दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स. एंड डी इज कॉफी प्लांट कैन गिव अ कप ऑफ enjoyable coffee. Of course it can give us a cup of enjoyable coffee, then only it is being planted. So all these like option C and D are out of nowhere, and option B is half the explanation, but it is not directly or you know एकदम straight सा explanation नहीं है. So आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन A, जो इसको बहुत प्यारे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है. डन. ओके, अब हम आएंगे एक एक्सरसाइज पे जहां पर आपको बहुत सारे साउंड वर्ड्स को मैच करना है कि कौन सा साउंड किसका हो सकता है. सो मैच द साउंड्स इन कॉलम ए विथ द अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम कॉलम बी. ठीक है, आपको कॉलम ए में साउंड्स दिया, आपको बी से मैच करना है. जैसे एक दिया हुआ है रसलिंग ऑफ लीव्स. Clear? The meanings of some words are given below which will help you to find out the words. If you want, आप सबका मीनिंग देख सकते हो, बट मैं आपको सीधे सीधे बता दूंगी कौन सा किसका मैच है. ऑल्सो ऐसे करके कचरा नहीं करना हमको, जो हम ये मैच द कॉलम बचपन में करते थे वो नहीं रहा है अब. या तो आप नंबर कर दो या फिर आप सीधे सीधे उसके सामने लिख दो. मैं सामने लिख दूंगी बिकॉज इट विल लुक वेरी नीट एंड क्लीन. इमेजिन करो यहाँ सारे एरोज इधर उधर सब बने हुए हैं, कितना गंदा लगेगा वो. तो वो चीज़ आप भी मत किया करो. यू शुड मेंशन दी नेम्स और यू शुड डायरेक्टली राइट इन फ्रंट ऑफ इट. क्लियर? चलिए अब आंसर्स देख लीजिए. यहाँ पर सबसे पहला आता है शफलिंग ऑफ फीट. हमने ना यूनिट 4 पढ़ा हुआ है, यूनिट 4 नहीं चैप्टर 4 पढ़ा हुआ है ना, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक. आपने वहाँ देखा होगा शफलिंग ऑफ फीट वर्ड. तो जब पैर हम बहुत ज़्यादा हिलाते हैं या हम कहीं पे बार बार सब चल रहे हैं, इधर उधर बैठ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं आता पैरों का, दैट इज शफलिंग ऑफ फीट. तो ये ऑलरेडी हमें पता है. सो दिस इज द आंसर. फिर है स्ट्राइकिंग ऑफ अ मैच. Definitely we already know match, strike, so striking of a match. Then you have puffing of the wind. ये थोड़ा interesting है कि हवा के लिए हम puffing of the wind use करते हैं. Then you have chains. Chains का clanking sound होता है, खनखन sound, chain जब एक साथ टकराएंगी, so clanking of chains. Engine का होता है sighing of an engine. Then you have leaves का already rustling of leaves दिया हुआ. बैंगिंग ऑन द डोर, हम ठक ठक नहीं करते यहाँ, फिर हम नहीं बोलते एकदम से डोर बैंग किया उसने, सो बैंगिंग ऑन द डोर. देन गर्गलिंग ऑफ वाटर, गर्गलिंग. ठीक है, तो ऐसे करके आवाज आएगी पानी की. एंड हाउलिंग ऑफ हाइनास. तो हाइना तो एनिमल हो गया, तो उसका हाउलिंग होता है साउंड. सो इस तरीके से बहुत सारे साउंड वर्ड्स हैं जो इन सबसे लिंक्ड है. और या ये कैसे सुनाई देते वो तो मैं नहीं बता सकती, वेरी बैड जोक. तो इस तरीके से आपको इसको कनेक्ट करना है. डन. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं टू दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, जो कि एक ग्रामर से रिलेटेड एक्सरसाइज है. यू हैव रेड अबाउट ING एंड ED एडजेक्टिव्स इन द टेक्स्ट बुक, द फर्स्ट फ्लाइट पेज नंबर 97. ओके, तो आप चाहें तो बुक खोलिए, 97 पेज देखिए, आपको वहाँ ING IED के बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है. ठीक है, तो अगर आपको उससे रिलेटेड भी कुछ सोल्यूशन चाहिए तो वीडियो देख लेना, सब मिल जाएगा उसमें, NCERT सोल्यूशंस वाला. रीड इट अगेन टू अंडरस्टैंड हाउ दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड. इसको वापस से पढ़िए ये समझने के लिए कि इन एडजेक्टिव्स को यूज कैसे करते हैं. These are also the present participles. पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं ING फॉर्म्स को. किसी भी वर्ब का ING प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है. एंड पास्ट पार्टिसिपल, जब पास्ट फॉर्म बनाते हो ना तो ED लगाते हो तो हो जाएगा ED फॉर्म्स, राइट, ऑफ वर्ब्स एंड आर यूज्ड एज एडजेक्टिव्स. तो डेफिनेटली आप किसी वर्ब में ही ING या ED जोड़ते हो और उसके प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल रिस्पेक्टिवली बनाते हो. बट ये जो है एज एडजेक्टिव्स भी यूज हो सकते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू नो दिस. फॉर एन एग्जाम्पल, रीता गेव मी अ वेलकमिंग कप ऑफ कॉफी. तो वेलकम करना वर्ब, ING लगाओ प्रेजेंट पार्टिसिपल, बट यहां पर एक कैसा कप ऑफ कॉफी था, वेलकमिंग कप ऑफ कॉफी था, तो ये एडजेक्टिव हो गया ना इसके लिए. तो था ये क्या और ये क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, वो आपको यहाँ प्रूफ हो गया. दूसरा, हर परफॉर्मेंस इन द टेस्ट वाज प्लीजिंग. तो किसी को प्लीज करना, टू प्लीज समवन, और ING लगा दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल, बिकेम एन एडजेक्टिव प्लीजिंग. भाई उसका परफॉर्मेंस जो है टेस्ट में बहुत ही बढ़िया था. थर्ड इज शी अपीयर्ड डिलाइटेड विद द गिफ्ट. ED लगा दिया डिलाइट में. ठीक है, तो कैसी दिख रही थी वो, जैसे उसने गिफ्ट देखा ना, शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हो गई थी. द बोर्ड स्टूडेंट्स बिकेम रेस्टलेस. कैसे बच्चे, बोर्ड, यानी कि जो बोर हो चुके थे बच्चे वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो गए, यानी अब उनको समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, एंड दे आर लाइक वेरी मच पेशेंस खो चुके हैं वो अपना, कि वी वांट सम एक्टिविटी, अदरवाइज हम बहुत बोर हो रहे हैं. समझ आया. सो ING ED दोनों ही एडजेक्टिव का काम कैसे कर रहे हैं वो क्लियर तो हो गया है. अब इसी पे बेस्ड हमको कुछ एक्सरसाइज दी हुई है. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द सेंटेंसेस विद पास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. आपको इन सब शब्दों का क्या बनाना है, पास्ट पार्टिसिपल बनाना है और उसको यहाँ पे यूज करना है. ऑल्सो कुछ कुछ हो सकते हैं जहां आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यूज करो, सो हम देख लेंगे अकॉर्डिंगली जो भी बेस्ट लगेगा. पहला, पीपल डेमोन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट द चेंजेस ब्लैंक. तो भैया जो भी लोग हैं उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, दिखाया, अगेंस्ट व्हाट, जो भी चेंजेस बताए गए थे. तो आप कह सकते हो द चेंजेस इन्फेक्टेड, चेंजेस इन्फेक्टेड नहीं होता, द चेंजेस टेकन, द चेंजेस कोटेड, द चेंजेस यूज्ड, वॉच्ड, फ्राइटेंड, प्रपोज्ड.
तो प्रपोज्ड वर्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मतलब सारी एक जो चीज़ें हैं वो सामने रखी गई, प्रपोज की गई, सो दैट इज समथिंग जो वी कैन राइट चेंजेस प्रपोज्ड, ठीक है। नेक्स्ट है द लाउड चीयर वेंट अप फ्रॉम द स्टूडेंट्स ब्लैंक। तो भैया जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी इसमें से चीज़ें हो सकती हैं, वॉचिंग हो सकता है ना, तो उनसे क्या हुआ, लाउड चीयर वेंट अप, बहुत ज़्यादा चीयर अप कर रहे थे एंड देन जस्ट इट रेस्ड। आफ्टर द एडिटर रेड द आर्टिकल शी चेक्ड ऑल द एग्जाम्पल्स ब्लैंक। जो भी एग्जाम्पल्स आप इसमें मेंशन करते हो ना, उसको कोट करना कहते हैं। सो जितने भी मेंशंस कोटेड, जितने भी एग्जाम्पल्स कोटेड थे, ठीक है। नेक्स्ट, रब द एंटीसेप्टिक क्रीम इन द डैश एरिया। आप क्रीम कहाँ लगाओगे, जो इन्फेक्टेड एरिया होगा, तो इन्फेक्टेड एरिया। माई वॉलेट वॉज अमंग्स द थिंग्स ब्लैंक। मेरा वॉलेट जो शायद टेकन या यूज्ड, कुछ भी यूज कर सकते हो। एंड साइक्लोन फानी वॉज अ ब्लैंक एक्सपीरियंस। बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस था, तो उसको फिर फ्राइटनिंग बोलते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यूज हो सकता है। तो ये होगा आपके सारे आंसर्स। पीपल डेमोन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट द चेंजेस प्रपोज्ड, लाउड चीयर वेंट अप फ्रॉम स्टूडेंट्स watching, then after the editor read the article she checked all the examples quoted, rub the antiseptic cream in the infected area, my wallet was among the things taken. taken ज़्यादा बेस्ट लग रहा है मुझे used से, तो taken लिखेंगे। cyclone Fani was a frightening experience. Done? So इस तरीके से कैसे adjectives के फॉर्म आते हैं, I hope clear हो गया। All right? Okay. नेक्स्ट आ जाते हैं हम अब एक बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज पे, जहां आपको ना नॉर्मली बस टेंस चेंज करना है। सो रीराइट इन द पास्ट टेंस द फॉलोइंग एक्सर्प्ट फ्रॉम द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जो कि आपकी पहली बुक फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10 की टेक्स्ट बुक है, उससे लिया गया है। एंड चेक योर आंसर्स विद अ पार्टनर। पार्टनर मीन्स योर क्लासमेट। सो या आप जो है ये चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए, एंड देन अगर आपका कोई फ्रेंड है हु इज़ नॉट वॉचिंग दिस वीडियो, आप उसके साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हो कि हाउ वुड यू चेंज इट टू पास्ट टेंस। तो हम सबको पता होना चाहिए पास्ट टेंस में अगर ये सिंपल सा प्रेजेंट टेंस होगा तो आप उसको सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो पास्ट कंटिन्यूस कर देना, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो कुछ भी नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस में तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होंगे। बाकी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो उसको V2 यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज कर देना है, ठीक है। इतना आई होप क्लियर है। चलिए पढ़ते हैं। रीराइट का मतलब क्या होता है, एक बार लिखा हुआ है उसको फिर से लिखना। डन? ऑल राइट। सो बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। प्रेजेंट टेंस है। आर को प्रेजेंट में पास्ट में क्या बोलोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इस जो होता है उसके लिए हमारे पास वॉज है, और वॉज के लिए जो आर होता है उसके लिए वर है, राइट। तो यहाँ पर आर दिया हुआ है तो आप क्या लगा दोगे, वर लगा दोगे। मैकैक्स, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरिस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनपी। अभी आपको दिया हुआ है वर्ब कीप, जो नॉर्मल V1 है, प्रेजेंट टेंस है, क्या कर दोगे V2 में, केप्ट। Then I do however prefer to step aside for wild elephants। अब आपको इसको पास्ट में लिख देना है कि preferred to step aside, right? तो यहाँ पर आप चेंजेस कर देंगे उस हिसाब से। The climb to the ब्रह्मगिरी hills brings you into a panoramic view। bring है, brings V1 का S फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट है तो brought कर दोगे। Then उसके बाद दिया हुआ है a walk across the rope bridge leads, तो leads का आप past tense यूज करेंगे, led to। Then you have running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Balakoob is a bonus, नहीं was a bonus, क्योंकि हमें पास्ट में चेंज करना है। Then the monks in red, ochre and yellow robes are नहीं were amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg। तो इतना बेसिक सा है, तो ये हमने समझ लिया यहाँ पे। अब इसका आंसर देख लो कि आप पास्ट में एग्जैक्टली कैसे लिखोगे। So birds and bees and butterflies were there to give you company, कि भाई ये थे, तो आर दिया हुआ था, आपने क्या कर दिया, इसको पास्ट में वर कर दिया। मकैक्स, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरिस, कीप है तो क्या कर दोगे, कीप का केप्ट कर दोगे, बिकॉज वही इसका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो केप्ट अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनपी। आई हाउएवर प्रेफर की जगह क्या लिख दोगे, प्रेफर्ड। ऑल्सो यहाँ पर ये चीज भी ध्यान रखनी है कि आई डू लिखा था तो आप इसको हटा ही दो, बिकॉज ये आई डिड नहीं करोगे आप, ठीक है। तो आई हाउएवर प्रेफर्ड टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। द क्लाइम टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रॉट यू, क्योंकि ब्रिंग्स यू दिया हुआ है तो ब्रिंग्स का आप क्या कर देंगे, ब्रॉट कर देंगे। मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो ये ब्रिंग है या ब्रिंग्स है, जो भी दिया हुआ है उसका पास्ट क्या हो जाएगा, ब्रॉट। ब्रॉट यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स दिया हुआ है तो आप क्या कर देंगे, आप कर देंगे लेड। To the 64-acre island of Nisargandhama, running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement and nearby Bailakup is bonus। इसका पास्ट क्या कर दोगे, was a bonus।
ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। इट्स जस्ट दैट आपको टेंस का बेसिक कितना क्लियर है वो चीज, साथ ही साथ क्या आपको पता है कि सिंपल पास्ट इकलौता ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। इसके अलावा और कोई टेंस नहीं है, इवन पास्ट का भी कोई और फैमिली मेंबर नहीं है जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करता हो। नेक्स्ट आते हैं हम, द मॉन्क्स इन रेड ओक्रे एंड येलो रोब्स आर अमंग्स दिया हुआ है, क्या कर दोगे, आर को वर कर दोगे, बहुत आसान हो गया ये। द मेनी सरप्राइजेस दैट वेटेड टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल राइट हियर इन कुर्ग। सो दिस इज हाउ, ये चेंजेस हैं, मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है, वो बता भी दिया क्या लिखा हुआ था, एंड दिस इज हाउ यू गेट योर आंसर। आई होप क्लियर हो गया। और वैसे भी बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, इसी तरीके से कोशिश किया करो किसी एक सेंटेंस को एक पर्टिकुलर टेंस में लिखने के बाद उसे डिफरेंट टेंसेस में चेंज करने की कोशिश करो। टेंस अगर वीक है तो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक बन जाएगा। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि मुझे ना टेंस बहुत ही लाइक बेसिक से सीखना है, बहुत आराम से सीखना है, तो एक बहुत ही बढ़िया ड्यूरेशन का वीडियो मैंने बनाया हुआ है टेंसेस पे, जो आप देख सकते हैं। अराउंड बहुत ही ज़्यादा ही बड़ा है वो, बट इट इज़ हेल्पफुल, गारंटी है ये। साथ ही साथ अगर आपको वन शॉट टाइप का चाहिए तो उस पर भी आपको 30 मिनट्स के अराउंड मिल जाता है उसका रिविजन, एंड इवन पॉकेट टाइप का 5-7 मिनट का रिविजन भी है टेंसेस पे। तो जो भी अभी आप लेवल है आपका टेंसेस को लेकर, उस हिसाब से वीडियोस देख सकते हो। डन, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आ गया, सम वर्ड्स हैव बीन रॉन्गली स्पेल्ड, यानी कि गलत स्पेलिंग लिखी हुई है उनकी, इन द पैराग्राफ गिवन बिलो। करेक्ट द वर्ड्स एंड रीड द पैराग्राफ अलाउड। तो आपको क्या करना है, पहले देखना है पढ़ते पढ़ते कि भैया कौन सी स्पेलिंग गलत है। अब उसके लिए आपको जनरल पता होना चाहिए कि इसकी स्पेलिंग क्या है। नहीं भी पता और आपको थोड़ा भी डाउट है कि यार ये स्पेलिंग गलत है, एटलीस्ट अंडरलाइन करो और फिर आप उसको डिक्शनरी से या आप इंटरनेट से जो है प्रॉपरली ढूंढ सकते हैं। ऑल्दो यहाँ मैं आपको सब बता रही हूँ, बट ये तरीका होता है आपका एक्सरसाइज करने का। तो पहले गिव अप मत कर दो, मुझे पता ही नहीं है स्पेलिंग तो मैं क्यों लिखूँ, नहीं, अंडरलाइन कर लो एटलीस्ट, एंड देन उसकी स्पेलिंग ढूंढ सकते हो। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। द वैली ऑफ फ्लावर्स। The journey to the Valley of Flowers begins about 16 kilometers away from Joshimath at Govind Ghat on the Rishikesh Badrinath Highway। हाईवे कुछ नहीं होता, आपने देखा होगा कि मतलब जो ये स्पेसिफिक रोड्स होते हैं उनको हाईवे कहा जाता है ना, तो ये हाइट वे तो डेफिनेटली नहीं है, तो हमें एक गलती तो मिल गई है। डन, नेक्स्ट, द वैली ऑफ फ्लावर्स इज कवर्ड विद अ रिच वेराइटी। वैरायटी थोड़ी होता है, बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार हैं, तो वैरायटी होगा। तो यहाँ पर एक लेटर मिस होने की वजह से ये क्या हो गया, गलत हो गया। ऑफ मैग्निफिसेंट, इट इज नेवर मैग्निफिसेंट, इट इज व्हाट, मैग्निफिशेंट, है ना, मतलब बहुत ही बढ़िया, बड़ा, लार्ज। सो मैग्निफिशेंट प्लांट्स। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स thousands of visitors have discovered this इडिल या आइडियल, अरे हमने आइडियल सुना हुआ है राइट, तो ये डेफिनेटली गलत है। सो दिस आइडियल अमिड्स द माउंटेन, हाउएवर दे लिव लाइक मार्क्स ओनली बाय वे ऑफ एम्प्टी कैन्स, वेस्ट पेपर्स एंड सिगरेट बर्ड्स। तो यहाँ पर सिगरेट की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, तो ये स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए कि सिगरेट में डबल टी आता है, ये गलत स्पेलिंग है। देन यू हैव ट्रैकिंग, इट इज नॉट ट्रैकिंग, और कुर्ग में हमें पता है वो ट्रैकिंग होता है ना, तो ट्रैकिंग आ जाएगा। इन द एरिया हैज रिजल्टेड इन द ट्रैम्पलिंग ऑफ दीज डेलिकेट, पढ़ने में सही लग रहा है बट स्पेलिंग कितनी गलत है, सी आएगा यहाँ पे, प्लांट्स बाय ह्यूमंस एंड पोनीज। ठीक है, तो ये कुछ गलतियां हमने ढूंढ ली हैं, फटाफट से इसके आंसर्स देख लेते हैं, और भी कुछ एक्स्ट्रा होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा, और भी है भाई अभी। As a result, the government of India was compelled to ban all mountaineering, tracking की देखो स्पेलिंग यहाँ दी हुई है, compel दिया हुआ है, and livestock grazing in the area, grazing घास चरना, Z, then you have with effect from February, this is to prevent नहीं, this is to prevent, है ना, further damage to one of our 4 nations unique repositories of natural beauty। क्लियर, चलिए अब फटाफट से हम देख लेते हैं कि हमको क्या क्या आंसर्स मिल चुके हैं। तो ये हाइट वे नहीं होगा, हाईवे होगा, वेराइटी नहीं होता, वैरायटी होता है, वो एक लेटर ई था, ठीक है ना, जो मिसिंग था। मैग्निफिसेंट नहीं, मैग्निफिशिएंट, एस हटाओ, सी के बाद ई लगा दो, मतलब आई लगा दो वहां पर, सो ये हो जाता है मैग्निफिशेंट। तो आप क्या करेंगे, वहां पर एस हटा देंगे, वो मैग्निफिसेंट सेंट टाइप का साउंड कर रहा है। देन यू हैव सिगरेट, सिगरेट में देखिए डबल टी आता है, सो दिस इज द स्पेलिंग ऑफ सिगरेट। ट्रैकिंग नहीं, ट्रैकिंग होता है, जिसकी हिंट आपको आगे जाके दी भी हुई है, सो TRE होता है। डेलिकेट के नहीं, सी होता है, सो डेलिकेट विथ सी।
कंपेल्ड में डबल एल आता है और सिंगल एल दिया हुआ है। माउंटेनियरिंग, इवन माउंटेनियरिंग की स्पेलिंग गलत दी हुई है, जो हमने एक ई था तो हमने उसको फोक देखा ही नहीं। सो इवन माउंटेनियरिंग है जिसमें ऑब्वियसली डबल ई आता है तो वो भी गलत है। ग्रेजिंग में जेड आएगा, ग्रेजिंग। देन यू हैव प्राइवेंट नहीं प्रिवेंट। सो दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। अगर आपको इनमें से कोई भी स्पेलिंग है जो शायद नहीं पता थी तो डेफिनेटली यू गेट टू नो अबाउट दिस। ऑल्सो क्या होता है ना, जैसे अभी तो सबको आती है स्पेलिंग, बट जब हम बहुत ज़्यादा यंग रहते हैं तब हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है इन द स्पेलिंग्स लाइक टुमारो, इन द स्पेलिंग लाइक कॉफ़ी, है ना। बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड होते थे पहले ये, बट धीरे धीरे इंप्रूव हुए। ऐसे ही कुछ इस तरीके के वर्ड्स अगर आपको नहीं पता थे तो आप धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हो। डन, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इन्फॉर्म द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन द पैसेज ऑन पारसी कम्युनिटी। आवो जी आवो, वेलकम टू दिल्ली। तो हमने इस पे पूरा पैसेज पढ़ा ना, जहाँ पर सब कुछ बताया हुआ है, पारसी स्नैक्स और दिल्ली स्टेशन एवरीथिंग। सो ये जो लाइन है, आवो जी आवो आवो, वेलकम टू दिल्ली, इससे आपको ये सारे वर्ड्स दिखेंगे आपको, लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। देन यू हैव चग्ड इनटू, सबके मीनिंग बताए हुए मैंने। वाउच फॉर, लॉन्ग गॉन, आउट केम द ट्रीट्स, ठीक है। नाउ राइट एन अकाउंट ऑफ अ ट्रैवल बाय ट्रेन। सबसे पहली बात तो आपको ट्रेन की एक जर्नी के बारे में लिखना है, बिकॉज मैक्सिमम क्या मतलब सभी की बात करें अगर हम, आप लोगों में से सभी ने ट्रेन से कभी ना कभी जर्नी की होगी, इसलिए आपको ट्रेन का ही दिया हुआ है ट्रैवल। यूजिंग दीज एक्सप्रेशंस, और कोशिश करो ये सारे एक्सप्रेशंस जो हैं वो अपने उस पर्टिकुलर जो भी पैराग्राफ लिखोगे उसमें यूज करो। सारे नहीं तो एटलीस्ट इनमें से कितने हैं ये हैं टोटल 5, कम से कम 3 यूज करने की कोशिश करना। Then you have described the journey by giving details of distance. Distance बताओ कितनी दूरी पे है वो जगह जहाँ से आप जा रहे हो। Booking of tickets, tickets किस में बुक किया आपने, कैसे की, किसने की। फैसिलिटीज़ अवेलेबल, अगर ट्रेन के बारे में आपको लिखना है, जैसे अगर आपने लिखा कि भाई हमने एक्सप्रेस ट्रेन बुक की क्योंकि उसकी स्पीड बहुत सही है, कभी लेट नहीं होती, अराइवल हमेशा ऑन टाइम होता है, तो आप ये लिख सकते हो। हमें जो बेडिंग वगैरह हैं जैसे कि क्विल्ट होती है, बेडशीट होती है, वो सब कुछ प्रोवाइड की थी। इवन खाना भी इंक्लूडेड था अंदर टिकट, वैसे पता नहीं होता है कि नहीं ऐसा, कुछ ट्रेन में होता है डेफिनेटली। आपको बहुत अच्छे अच्छे स्नैक्स वगैरह मिल जाते हैं। जैसे एक मुझे पता है शताब्दी करके है एक ट्रेन, आप उसमें अगर जाते हैं लाइक फ्रॉम भोपाल टू दिल्ली, इफ यू ट्रैवल, आपको बहुत अच्छा खासा अरेंजमेंट मिल जाता है। सो इस तरीके से आप चीज़ें लिख सकते हो। ऑल्सो यू हैव सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, अगर आपको लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट करनी है, जैसे आप लिख सकते हो कि ओवरऑल द जर्नी वॉज ग्रेट बट पीपल शुड बी aware about how to use the public washrooms, people have kept it very dirty, या फिर already the washrooms were very dirty, the railway staff has not kept a point in their list that they should keep it clean and neat for the others। ऐसे करके अगर आपको लिखना है कुछ भी improvement, like the seats were not comfortable, the seats were very old, everything was just in a very poor condition, the train was not clean, ऐसे करके कुछ भी लिखना है आपको, सिर्फ बुराइयां मत करना, ठीक है। 1-2 चीजें लिख सकते हो तो लिख देना। यू कैन ऐड पिक्चर्स ऑफ प्लेसेस, पीपल एक्सेट्रा। अगर आप इसको एज अ फन एक्टिविटी बनाना चाहते हो एंड यू हैव पिक्चर्स ऑफ योर ट्रैवल, लाइक आजकल तो सेल्फी वेल्फी बड़ा खींचते हैं, सो यू कैन डेफिनेटली स्टिक इट, बट ऑब्वियसली वो जरूरी नहीं है, वेरी वेरी मच क्लियर। इट्स जस्ट दैट अगर आपको इसको फन बनाना है तो यू कैन जस्ट use the pictures and stuff। अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ दूंगी जिसमें आई हैव ट्राइड टू यूज 1-2 वर्ड्स इनमें से, एक्सप्रेशंस में से। ऑल्सो सारी चीजें यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत इंक्लूड की है बिकॉज आई रियली वांट कि आप थोड़ा मेहनत करके खुद भी लिखो, क्लियर। तो ऐसा नहीं हो कि आप स्टेशन का नाम चेंज कर दो, अपना नाम वाम डाल दो उसमें और आपको लगे कि हमने आंसर लिख दिया, नहीं। सो यू हैव टू ट्राई टू राइट इट ऑन योर ओन। सो ये दिया हुआ है ट्रेन की जर्नी, कैसे लेंथ और ब्रेथ यूज कर सकते हो। जैसे स्टेशन पे गया मैं, तो स्टेशन पे मैंने देखा कि हर जगह बहुत सारे लोग थे, भीड़ थी, तो आप लिख सकते हैं पीपल वर देयर इन एवरी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द स्टेशन, ठीक है। दूसरा चक्ड इनटू, तो आप जो है किसी ट्रेन के लिए लिख सकते हैं, जैसे यहाँ फ्रंटियर मेल के लिए लिखा था ना चक्ड इनटू, वैसे आप कोई ट्रेन का नाम लिख देना। वाउच फॉर क्या था कि भाई वो अगर किसी इंसान को कोई चीज़ पता है तो उस चीज़ से बिल्कुल डेफिनेटली अग्री कर सकता है। सो आप लिख सकते हैं somebody has ever traveled via train, they can vouch for so and so thing, like they can vouch that the tea we get in trains is not that good but then two people enjoy drinking it, ऐसे से करके लिख सकते हो। then long gone आप यूज़ कर सकते हो, तो बहुत ही आसान है। out came the treats खाने वाने के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि my mother packed a lot of, क्या बोल सकते हैं, फूड फॉर अस, या फिर माई मदर पैक्ड माई फेवरेट डिश इन अ लंच एंड एज वी वर लाइक अराउंड वी क्रॉस्ड सम स्टेशन, ऐसे से करके आई वॉज फीलिंग हंग्री सो माई मदर जस्ट गेव दैट सो आउट केम द ट्रीट, ऐसे करके आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हवा में नहीं बता रही हूँ मैं, इसमें एक आंसर भी दिया हुआ है। तो रीड दिस एंड ट्राई टू राइट और फॉर्म और ड्राफ्ट योर ओन आंसर प्लीज, दैट्स अ रिक्वेस्ट। सो लेट्स रीड इट।
During the winter vacations in 2018, I decided to visit Indore, the beautiful city. It is almost 193 kilometers from Bhopal. अभी मैंने इंदौर क्यों लिखा है उसका भी एक स्पेसिफिक रीजन है जो मैं नहीं बताऊंगी. द थिंग इज कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम अगर आप कहीं ट्रैवल करते हो वो आपका कोई मतलब एक कोई ना कोई प्लेस होता है ना वेर यू गो अ लॉट. स्पेसिफिकली वो ऐसी जगह होती है वेर योर मेटर्नल स्टे या योर रिलेटिव स्टे. सो दैट इज समथिंग जो मेरे केस में इंदौर है. सो आई हैव रिटन अबाउट इट बिकॉज आई कैन राइट अबाउट इट क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. अदर देन दैट अगर आपको लगता है दैट यू हैव अनदर सिटी तो प्लीज उसको थोड़ा ना ऑथेंटिक बनाओ. राइट समथिंग विच इज वेरी ट्रू. डोंट लाइक फॉर्म एनीथिंग इन योर माइंड एंड राइट इट बिकॉज फिर वो ना दिल से नहीं आएगा. समझ रहे हो? ओके चलो. सो विंटर वेकेशंस 2018 आई डिसाइडेड टू विजिट इंदौर, द ब्यूटीफुल city. It is almost 193 kilometers from Bhopal. Try to find the distance exact. It's around 127.7 ऐसे करके कुछ तो है किलोमीटर्स. रिसर्च कर लेना अपनी पर्टिकुलर जगह की एंड राइट इट फ्रॉम वेयर यू आर मेंशनिंग इट. ठीक है. आई बुक द टिकट्स इन भोपाल गार्डन स्पेशल फॉर मी एंड माय मदर. सो स्पेसिफिकली आपने हाँ मेंशन कर दिया आपने किसने टिकट्स बुक की. नंबर 1. नंबर 2 किस ट्रेन में आपने बुक किया है. एंड नंबर 3 विथ whom are you traveling with. On the day of travel, I was very excited. A large number of people could be seen across the length and breadth of the platform. You could use the information about the tickets and then we used length and breadth वाला expression. तो जैसे ही हम लोग स्टेशन पे गए I was very excited कि भैया घूमने जा रहे हैं. एंड जैसे ही हम स्टेशन पे पहुंचे हर जगह इन एवरी नूक एंड कॉर्नर कोई ना कोई पैसेंजर था. सो व्हाट यू वुड राइट इज लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लेटफॉर्म. द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम आफ्टर अ ट्रेन वाज chucked into the platform for few minutes. कोई ट्रेन थी which chucked into the station, इसीलिए उसके बाद ही वो जो ट्रेन है हमारी that was भोपाल गार्डन स्पेशल वो वहाँ पहुँच गई. Then you have what some people were getting in the train and some were getting down at the station. ये सबसे अजीब चीज़ होती है राइट बिकॉज स्टेशन पे जो ट्रेन अगर 15-20 मिनट भी रुकती हैं प्लेटफॉर्म पे तो भी पता है क्या होता है. पीपल आई डोंट नो वाई दे डोंट अंडरस्टैंड कि भाई जिनको उतरना है उनको उतरने तो फिर आप चढ़ जाना राइट. तो वो चीज़ नहीं होती. क्या होता है भाई नहीं हम चढ़ेंगे भी और सामने वाले को उतरने भी नहीं देंगे. तो ये बहुत अजीब सा क्योटिक सिचुएशन हो जाता है. ये चीज़ है स्पेसिफिकली उस ट्रेन में जो कि 1-2 मिनट मुश्किल से स्टेशन पे रुकते हैं तो बहुत ज़्यादा क्योटिक हो जाता है. सो दैट इज समथिंग जो आप यहाँ लिख सकते हो. इट्स सो रियलिस्टिक राइट कि कुछ लोग जो है ट्रेन में चढ़ रहे थे कुछ लोग स्टेशन पे उतर रहे थे. In the train, everyone was busy in searching for his or her seat or were adjusting their luggage. फिर जैसे आप ट्रेन में चढ़ते हो दो चीज़ें हो रही होती हैं. एक या तो कोई अपना सीट नंबर ढूंढ रहा होता है और या फिर जिसको सीट नंबर मिल गया होता है वो अपना लगेज वगैरह सब ढंग से रख रहा होता है कि मेरे को ऊपर रखना है लगेज की सीट के नीचे रखना है. तो ये सब चीज़ें चल रही होती है. इन ट्रेन पीपल ब्रिंग अ लॉट ऑफ डिलिशियस फूड एंड आउट केम द ट्रीट्स आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर. ट्रेन में ऐसा ही होता है लोग अपना खाना वाना लेके चलते हैं क्योंकि अक्सर मिलती है खाने की चीज़ें बट देयर आर फ्यू पीपल ओनली जो कि बाहर का खरीद कर खाना पसंद करते हैं. तो दे आर लाइक भैया ऑलरेडी खाना वाना बना के निकलो घर से. सो या वो चीज़ आपने लिख दी कि जनरली यही होता है कि लोग जो है बहुत अच्छा प्यारा टेस्टी खाना लेकर आते हैं. और यही हुआ. आउट केम द ट्रीट्स. भैया सबका खाना वाना बाहर आ गया. कब? ऑलमोस्ट एन आवर. डेफिनेटली ये नहीं होता आप ट्रेन में बैठते हो खाना खाने लगते हो तो आधा घंटा होता है 1 घंटा होता है. फिर लोगों को लगता है अब हम थोड़ा एडजस्ट हो गए हैं रिलैक्स हो गए हैं बढ़िया मज़ा आ रहा है. फिर वो खाना वाना निकालते हैं. सो आउट केम द ट्रीट्स एंड माई मदर ऑल्सो ओपन द टिफिन बॉक्स. सेम थिंग हैपेंड विथ मी. आप ये लिख सकते हो अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कि मेरी मॉम ने भी टिफिन बॉक्स खोला जो हम लेके जा रहे थे. वी वर कैरिंग. आई वॉज एंजॉइंग द जर्नी. द सीन आउटसाइड वॉज वेरी प्रिटी. आफ्टर 4 hours ऑफ जर्नी वी रीच्ड इंदौर. तो सीन बहुत प्यारा था. आफ्टर 4 to 5 hours कर सकते हो ट्रेन से. इट टेक्स अराउंड 4 to 5 hours. तो आप वो लिख सकते हो. एंड द सीन आउटसाइड वाज आल्सो प्रिटी. सो यू हैव काइंड ऑफ मेंशन्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. अभी इसमें बहुत कुछ आप मेंशन करेंगे ठीक है. इन बिटवीन यू कैन मेंशन दैट द सीन आउटसाइड वाज वेरी प्रिटी. व्हाट यू सॉ आप वो बता सकते हो. देन यू कैन मेंशन अबाउट जो भी आपका जैसे इंट्रैक्शन हो गया विद एनी पैसेंजर इन द ट्रेन ऐसे करके आप लिख सकते हो. अबाउट द वेदर यू कैन राइट एंड व्हाट वर यू आई वाज फीलिंग वेरी स्लीपी सो आई स्लेप्ट फॉर एन आवर और सो ऐसे करके भी लिख सकते हो. सो या ट्राई टू राइट दिस. देखो इससे कुछ किसी को भला नहीं होने वाला है कि आप ये लिख दोगे तो मार्क्स मिलेंगे या क्या नहीं. इससे ना आपको ये पता चलेगा कि क्या आप लिख पाते हो चीज़ें जो आपको पता है. क्योंकि क्वेश्चन पेपर के टाइम पे ना आपके दिमाग में ये चल रहा होता है कि क्योंकि मुझे क्वेश्चन समझने नहीं आता या फिर मुझे आंसर आता ही नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख पाता हूँ. अभी ये चीज़ तो आपको पता है ना और ये एग्जाम टाइम भी नहीं प्रेशर भी नहीं है. तो एक बार टेस्ट कर लो कि क्या मेरे को लिखना ही नहीं आता है ये प्रॉब्लम है क्या. तो फिर उस पर आप काम कर पाओगे. सो देखो जैसे नए सेशन में आते हैं अभी चिल करके ऐसे लाइव बताने का कोई मतलब नहीं है. अभी से आपको थोड़ी थोड़ी प्रेपरेशन करते रहना है. और जो भी आपका वीक एरिया है प्लीज़ उसको थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करो. और गाइडेंस तो आपको मिलता ही रहता है इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वीडियो. सो डोंट वेट फॉर दैट पर्टिकुलर वीडियो टू कम अगेन. ऑलरेडी बहुत सारा कॉन्टेंट है ऑन द चैनल. मेक श्योर आप सब
सब चीज़ें बहुत अच्छे से देख लो। अगर सब लास्ट मोमेंट के लिए रखोगे डेफिनेटली यू विल फील अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ प्रेशर और बहुत स्ट्रगल करोगे। एंड एज अ टीचर नोबडी वांट्स देयर स्टूडेंट्स टू स्ट्रगल, सो मेक श्योर जो कुछ भी अवेलेबल है उसे वॉच करो। एंड हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट? विजिट magnetbrains.com because that's the best way to explore all the courses and the videos. Done? Okay, चलिए। नेक्स्ट यू हैव रेड अबाउट ब्रेड्स एंड बेकर्स इन गोवा, फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th। तो आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th की, उसमें आपने ब्रेड्स बेकर्स इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा इन द वेरी वेरी फर्स्ट यूनिट, मतलब इसका जो पहला पार्ट था, अ बेकर फ्रॉम गोवा। ट्रेडिशनल ब्रेड्स आर फेमस इन कश्मीर एज वेल। तो जैसे हमने गोवा के बारे में पढ़ा कि वहाँ की ब्रेड्स वगैरह बड़ी फेमस है, बोल ब्रेड, यू हैव बैंगल ब्रेड, लोफ ऑफ ब्रेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वैसे ही कश्मीर में विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, वहाँ पर भी कुछ ट्रेडिशनल ब्रेड्स हैं जो बड़े फेमस हैं। इट इज सेड दैट अ कश्मीरीज डे स्टार्ट्स विद अ कप ऑफ पाइपिंग हॉट नन चाय, जिसे सॉल्टी पिंक टी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब नाम पता होना बड़ा मज़ेदार होता है, बिकॉज अगर आप कभी भी कहीं घूमने जाते हो और आपको अगर पता है वहाँ का बेसिक व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज देयर, व्हाट काइंड ऑफ चीज़ें मिलती हैं, देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, सो या क्या दिया हुआ है? अ कश्मीरीज डे स्टार्ट्स विद अ कप ऑफ पाइपिंग हॉट नान चाय, सॉल्टी पिंक टी एंड अ क्रिस्प फ्रेशली बेक्ड ब्रेड फ्रॉम द कंदूर। कंदूर क्या होता है? द ट्रेडिशनल बेकर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कश्मीरी जो लोग होते हैं उनका दिन ही की शुरुआत होती है चाय से, उस चाय को बोलते हैं हॉट नन चाय, जिसे सॉल्टी पिंक टी कहते हैं। और ये बहुत ही क्रिस्पी सा और बिल्कुल उसी वक्त बनाया हुआ क्या खाते हैं? ब्रेड खाते हैं, जिसे कंदूर में बनाया जाता है, ट्रेडिशनल बेकर। ठीक है, मतलब ट्रेडिशनल बेकर के थ्रू मिलता है, जैसे गोवा में बेकर्स के थ्रू मिलता है, पैडर कहते हैं जिसको। इन कश्मीर द कंदूर शॉप इज इन जस्ट अ प्लेस वेयर वन गोज टू बाय द मॉर्निंग एंड इवनिंग ब्रेड्स, इट इज अ सोशल हब। जैसे कि अगर आपके घर के आसपास या आपकी सिटी में कोई भी ऐसा है जो चाय की टपरी टाइप की बनी हुई है, तो आपको पता होगा कि वहां सिर्फ चाय पीने नहीं जाते लोग, बल्कि वो ना एक बातचीत करने का, वार्तालाप करने का सेंटर बन जाता है, राइट। सब लोग वहां मिलते हैं, बढ़िया गपशप करते हैं। और वही चीज यहाँ पर है कि कंदूर शॉप जो है वो सिर्फ ब्रेड खरीदने की जगह नहीं है, बल्कि एक सोशल हब है, लोग वहां पर खड़े होकर अपनी बातचीत करते हैं। It is a place where you get to hear and participate in discussions that range from gossip to political discourses. And when you are talking about things, आपके पास कई टॉपिक्स हो सकते हैं, बट दो टॉपिक्स होते हैं जिसके बारे में सब बात करते हैं। एक होता है गॉसिप करना, ठीक है, लोगों की पंचायत करना, एंड दूसरा होता है पॉलिटिकल इश्यूज पे बातें करना। ठीक है, तो यही दो चीजें चलती रहती हैं, तो वो सब पे बातें होती हैं। द कंदूर शॉप और कंदूर वान एज इट इज कॉल्ड इन कश्मीरी हैज वैरायटी ऑफ ब्रेड्स फॉर डिफरेंट ओकेजन्स दैट आर बेक्ड इन कंदूर्स अवन। तो कंदूर कौन है भाई? बेकर, ट्रेडिशनल बेकर कश्मीर के। और ये जो शॉप होगी वो कंदूर शॉप है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है ना कि आपको बहुत वैरायटी ऑफ ब्रेड्स मिलती है, ऐसा नहीं कि वो एक ही ब्रेड मिलता है, बहुत सारी वैरायटीज मिलती हैं। एंड हर ब्रेड जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट ओकेशन के लिए होता है। जैसे गोवा में क्या होता है भाई, कुछ ब्रेड्स हैं जो क्रिसमस पे चाहिए, कुछ हैं जो एंगेजमेंट पे जैसे सैंडविच बनता है, कुछ ब्रेड है जो सुबह बच्चों को पसंद है खाना, लोफ ऑफ ब्रेड रोज की रूटीन लाइफ में ब्रेड चाहिए। तो ऐसे ही कश्मीर में कंदूर, ये सब कुछ ध्यान रखना। बहुत ही बढ़िया सा एक पैराग्राफ है जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। डन? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड अबाउट द सम ऑफ दी कश्मीरी ब्रेड्स। तो आपको ना ऐसे कुछ बता नहीं दिया है, बल्कि आपको बहुत सारी कश्मीरी ब्रेड्स के बारे में दिया हुआ है और इसका एक तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। सबसे पहले बोल दूं, अगर इन केस कोई भी ऐसा ब्रेड है जिसको आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग द वे इट शुड बी प्रोनाउंस, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर इट, बट हाँ आई वुड ट्राई कि मैं आपको सही सही पढ़ के बताऊं। ठीक है, सो पहला सॉट गिरदा, ये एक ब्रेड का नाम है। कौन सी ब्रेड होती है ये? इज अ मीडियम साइज राउंड एवरीडे ब्रेड दैट इज अ मस्ट ऑन एवरी ब्रेकफास्ट टेबल इन कश्मीर। तो कश्मीर में जब सुबह सुबह लोग नाश्ता कर रहे होते हैं तो उनकी टेबल पे एक मीडियम साइज की, ना ज़्यादा छोटी ना ज़्यादा बड़ी, गोल सी ब्रेड जो है वो आपको ज़रूर मिलेगी। उस ब्रेड को कहते हैं सॉट गिरदा। देन यू हैव लवासा। लवासा इज अ ब्रेड विच इज अ पफी लेवल ब्रेड मेड फ्रॉम मैदा। मैदा पता है आपको, रिफाइंड सा फ्लोर जो होता है, फ्लावर जो होता है, तो उसमें क्या होता है, आपको उस फ्लावर से बना हुआ मिलता है पफी सा, बिल्कुल फूला हुआ सा ब्रेड, जिसे कहते हैं लवासा। देन यू हैव सोचवॉर और तिलवॉर विच इज अ बैगल शेप्ड स्लाइटली हार्ड ब्रेड। पफी नहीं होता, सॉफ्ट नहीं होता, थोड़ा सा हार्ड ब्रेड होता है, विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ सेसमे सीड्स ऑन टॉप। और उसके ऊपर ना आपको कुछ सेसमे सीड्स लगी हुई दिख जाएंगी। द बेकर प्रिपेयर्स सोचवॉर एट नून टाइम टू बी एंजॉयड विद द आफ्टरनून टी। और इसको अक्सर ये दोपहर के टाइम पे बनाते हैं, क्योंकि दोपहर की चाय जो हम बहुत कम सुनते हैं, दोपहर में चाय बहुत कम लोग पीते हैं, शाम की चाय, सुबह की चाय आप यही सुनेंगे, राइट, बट आफ्टरनून टी के साथ इसको खाया जाता है। देन यू हैव कुलचा। कुलचा तो सबने, पता नहीं वैसा ही होता है कि नहीं होता, बट ये कुलचा वैसा हो सकता है जो हम पंजाब के कुलचे होते हैं फेमस, छोले कुलचे, ठीक है, तो वो कुलचा हो सकता है। बट लेट्स रीड क्या है ये। दीज आर क्रिस्पी, ओके, क्रिस्पी होते हैं,
पाम साइज्ड, भाई इतने साइज के होते हैं ये ब्रेड्स, स्प्रिंकल्ड विद पॉपी सीड्स उसके ऊपर लगे होते हैं। एंड दीज आर मिथ, मिठ मतलब होता है मीठा, तो स्वीट एंड नमकीन यानी सेवरी, ठीक है। तो ये मीठा खट्टा नहीं बोलेंगे, मतलब नमकीन और मीठा टाइप का ये फ्लेवर होता है। द ब्रेड इज टेक विद सम ट्रेडिशनल दूध केवा विच इज मिल्क केवा, तो मिल्क केवा जो है उसके साथ इसको खाया जाता है। डन, ओके। नेक्स्ट है शीरमाल। शीरमाल इज अनदर टाइप ऑफ ब्रेड फ्रॉम कश्मीर। इट इज माइल्डली स्वीट, मतलब बहुत ज्यादा ओवर स्वीट नहीं होता, बहुत ही मतलब नॉर्मल स्वीट होता है, बट इट्स गुड टू ईट। मैं बताऊँ तो ऐसे जैसे मैंने सब खाई हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, बट माइल्डली स्वीट का मतलब ये होता है कि मतलब अच्छी खासी मीठी है, ज्यादा ओवर नहीं है। रोथ क्या है? द स्वीट ब्रेड विद अ केक लाइक टेक्सचर इज बेक्ड इन ट्रेडिशनल तंदूर and is topped with dry fruits. However, this one bread is made for grand occasions like weddings, childbirth or engagements and served with कहवा। तो ये जो ब्रेड होती है ये भी मीठी सी ब्रेड होती है, बट इसका ना केक टाइप का टेक्सचर होता है, वो जैसे हमारा केक होता है ना, क्रीम क्रीम सा, सॉफ्ट सॉफ्ट सा, वैसा। और ये ट्रेडिशनल तंदूर में ही बनता है, बट सिर्फ कुछ ओकेशंस के लिए, ठीक है। और इसमें आपको बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डले हुए मिलेंगे। सो ये ब्रेड जो है वो बड़े बड़े ओकेशंस, जैसे कि हो गई वेडिंग्स, किसी की शादी है तो आपको ये ब्रेड मिल जाएगा वहाँ पे। देन यू हैव चाइल्ड बर्थ, किसी के यहाँ पे बेबी हुआ है तो उनके यहाँ पे ये ब्रेड बनेगी। देन किसी की सगाई है तो ऐसे ओकेशन पे बनेगा ये ब्रेड, या फिर कुछ और कोई बड़ा सा ओकेशन हो तो, और इसे भी केवा के साथ खाया जाता है। अब ये तो था कश्मीर के बारे में इंफॉर्मेशन, तो आपको सिर्फ ऐसे ही नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपके लिए बहुत ही प्यारा सा होमवर्क है, कोशिश करना इसके बारे में पढ़ो। सो नाउ कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट ब्रेड्स, पराठास, रोटीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अलग अलग कंट्री का ना ढूंढो ब्रेड कल्चर क्या है, मतलब कहाँ पे कौन सी ब्रेड फेमस है, कैसे बनती है, कैसे दिखती है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यू कैन टॉक टू पीयर्स, टीचर्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, कम्युनिटी मेंबर्स एंड मेक यूज ऑफ इंटरनेट। आई थिंक आपको अपने पेरेंट्स, ऑब्वियसली ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो ब्लेसिंग, ठीक है। उसके अलावा आपके दोस्त वोस्त, इन सबके साथ बैठ के आप ये बहुत बढ़िया सी एक्टिविटी कर सकते हो, बिकॉज इट्स वेरी फन। मेक एन इंटरेस्टिंग कोलाज यूजिंग पिक्चर्स एंड राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट ईच ब्रेड बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन यू हैव गैदर। अगर कोशिश कर सकते हो, वैसे कोलाज वगैरह पे खर्चा करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ आप ना इमेजेस जरूर देखो ताकि आपको पता चले कि ऐसा होता है। तो जो लोग बड़े खाने के शौकीन हैं, बड़े फूडी हैं, या जो लोग फ्यूचर में प्लान करके बैठे हैं कि मैं ट्रैवल बहुत ज़्यादा करूंगा या करूंगी, तो डेफिनेटली ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनके बारे में पढ़ा करो, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है ये। सो एक एक्टिविटी मिल गई है, इसी बहाने कोशिश करो कि इसके बारे में ढूंढो और इस तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करो। डन, ओके। So this is how we are done with the discussion of Unit 7 solution, that is glimpses of India पे based। काफ़ी क्वेश्चंस मिल गए हमको इस पर्टिकुलर यूनिट में, एंड आई हैड फन टीचिंग दिस। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ऑल्सो विद दिस आई वुड लाइक टू टेल यू कि भाई जो बाकी के यूनिट्स हैं वो भी कंप्लीट हो गए हैं, इसके प्रीवियस यूनिट्स। मेक श्योर आप सारे वीडियोस देखो, कोई मिस मत करो, बिकॉज इट्स वेरी फन टू सॉल्व द यूनिट्स गिवन इन द वर्कबुक। एंड मेक श्योर अगर आपको कोई भी मैं एक्टिविटी दे रही हूँ यहाँ पे, या कोई भी बुक में ऐसा क्वेश्चन है जो लिसनिंग एक्टिविटी है, या कुछ ऐसा है जो फ्रेंड्स के साथ एक्टिविटी करना चाहिए, या थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है, रिसर्च करना है, तो आप करो उस पर प्रैक्टिस, बिकॉज टाइम बहुत है आपके पास, और आप ऐसी एक्टिविटीज करेंगे तो आपको लैंग्वेज मजा आएगा पढ़ने में, एंड दैट इज हाउ इट वुड बी एन एडवांटेज फॉर यू टू प्रिपेयर द अदर लेसन्स। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, हमेशा जो भी चैप्टर है वो पहले पढ़ लेना, उस पर सारे वीडियोज हैं, फिर वर्कबुक देखा करो तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सो दिस इज टोटली द end of this video. I hope you enjoyed this session. Now we will meet very soon in the next video with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.